डिस्कशन। बच्चे कल हमने टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास एक टॉपिक था, छोटा टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस्ट ड्यू टू लेबर टर्नओवर। अब उस प्रॉफिट लॉस्ट में बहुत सारी बातें आती हैं, बट एक मेन चीज रहेगी कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। नाउ व्हाट इज कंट्रीब्यूशन? इट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। हम क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन लॉस्ट पर कैसे अराइव करेंगे? जी, क्वेश्चन हमको सेल्स लॉस्ट बताएगा, कितने का रेवेन्यू कम हुआ इस बार, कितनी अमाउंट से रेवेन्यू कम हो गया, सेल्स वैल्यू कितनी रुपी वैल्यू से कम हो गई है जी। और क्वेश्चन हमको सामने से बताएगा पीवी रेशो। नाउ व्हाट इज पीवी रेशो? पीवी रेशो की डेफिनेशन ही उसका फॉर्मूला है, कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंटेज। सो लेट अस से क्वेश्चन आपको बता रहा है, क्वेश्चन आपको बता रहा है कि सेल्स लॉस्ट इज 10 लाख जी, और पीवी रेशो 40% है, कंट्रीब्यूशन सेल्स का 40% है। तो अगर सेल्स 10 लाख से कम हो गई ड्यू टू लेबर टर्नओवर, तो कंपनी को कंट्रीब्यूशन लॉस्ट कितनी हो गई? 4 लाख की। 4 लाख की। और वही कंट्रीब्यूशन लॉस्ट प्रॉफिट लॉस्ट का एक हिस्सा बन जाता है। क्यों कंट्रीब्यूशन लॉस्ट इज प्रॉफिट लॉस्ट? ये बात क्यों चल रही है जी? क्योंकि जो हमारी इनकम स्टेटमेंट चलती है उसमें कंट्रीब्यूशन में से वैसे फिक्स्ड कॉस्ट करो तो प्रॉफिट आता है जी, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करो। बट थिंग इज दैट अगर मेरी कंट्रीब्यूशन डाउन भी हो रही है, क्या मेरी फिक्स्ड कॉस्ट डाउन होगी साथ के साथ? इसमें कोई चेंज आएगा? नो चेंज। तो कंट्रीब्यूशन जितनी वैल्यू से, मेरे एग्जांपल में अगर 4 लाख से डाउन हो रही है, तो प्रॉफिट भी 4 लाख से डाउन हो जाएगा। हेंस कंट्रीब्यूशन लॉस्ट इज प्रॉफिट लॉस्ट। ओके है जी। अब हमको बात बेटर समझ में आती है क्वेश्चन नंबर आपका 9th। क्वेश्चन नंबर 9। नाउ गिव दिस क्वेश्चन अ वेरी जनरल रीड इन द सेंस कि जो बात इंग्लिश में लिखी गई है आपको हिंदी में समझ में आ रही है कि नहीं। आपने नहीं सोचना अच्छा इसका क्या करना है, क्या क्या ट्रीटमेंट है, क्या होगा। आप सिर्फ क्वेश्चन को रीड करें फॉर द पर्पस ऑफ ओनली रीडिंग। इधर आगे आ सकते हैं शौर्य। हाँ जी, एक बार के लिए आपने पढ़ लिया, फिर अब दोबारा से रीड करेंगे। मैनेजमेंट ऑफ बीआर लिमिटेड आर वरीड अबाउट देयर इंक्रीजिंग लेबर टर्नओवर इन द फैक्ट्री एंड बिफोर एनालाइजिंग द कॉजेज एंड टेकिंग रिमीडियल स्टेप्स दे वांट टू हैव एन आइडिया ऑफ द प्रॉफिट फॉरगॉन एज अ रिजल्ट ऑफ लेबर टर्नओवर इन द लास्ट ईयर। देखिए, ये तो कह रहे हैं कि देखो लेबर टर्नओवर हुई, उसकी वजह से प्रॉफिट का नुकसान तो हुआ, एंड इससे पहले कि वो कॉजेज ऑफ लेबर टर्नओवर ढूंढे और उसके लिए रिमीडियल स्टेप्स मतलब करेक्टिव एक्शन ले, उससे पहले सोच रहे हैं कि अच्छा प्रॉफिट का नुकसान कितना हुआ, तो ये तो चलो कोई खास बात नहीं है। फिर आगे बढ़ेंगे। लास्ट ईयर सेल्स अमाउंटेड टू 83,03,300 एंड पीवी रेशियो वाज 20%. Total number of actual hours worked by direct labor force was 4.45 lakhs. Actual direct labor hours included 30,000 hours attributable to training new recruits, out of which half of the hours were unproductive. ध्यान से देखिए, आपका क्वेश्चन का सबसे पहला वर्किंग नोट ही बेटा यही बनेगा। एक बार के लिए आप मेरे साथ साथ वर्किंग नोट भी लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, वर्किंग नोट नंबर 1, एक्चुअल आवर्स वर्क आपको गिवन है 4,45,000। इसमें से माइनस करें
unproductive hours. Now, what do we mean by unproductive hours? वो आवर्स जो कि बुक भी हो गए, वर्कर अवेलेबल भी था, बट वर्कर तो ट्रेनिंग ले रहा था जी, उसने आउटपुट बनाया नहीं। अब क्वेश्चन का सेंटेंस क्या है? इस 4,45,000 में 30,000 आवर्स ट्रेनिंग के इंक्लूडेड है? वो ट्रेनिंग सारी की सारी अनप्रोडक्टिव थोड़ी ना है। हाफ ऑफ द ट्रेनिंग आवर्स आर अनप्रोडक्टिव। एक बार सेंटेंस दोबारा से पढ़ो। द एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स इंक्लूडेड 30,000 आवर्स एट्रीब्यूटेबल टू ट्रेनिंग। ये 30,000 घंटे ट्रेनिंग के नाम के थे, आउट ऑफ विच हाफ ऑफ द आवर्स वर अनप्रोडक्टिव। यानी कि 30,000 में, इस 4,45,000 में 30,000 तो इंक्लूडेड है, बट पूरा का पूरा 30,000 अनप्रोडक्टिव नहीं है, इसका हाफ अनप्रोडक्टिव है। तो आप सिर्फ और सिर्फ अनप्रोडक्टिव आवर्स निकालो तो कितने आ दो? 15,000। तो आपके पास आ जाते हैं बच्चे प्रोडक्टिव आवर्स। प्रोडक्टिव आवर्स कितने? 4,30,000। ठीक, एक तो होगी जी ये चीज। उसके बाद उसी पैराग्राफ में एक और सेंटेंस है, as a result of delay by personnel department in filling vacancies due to labor turnover, 1 lakh potentially productive hours were lost। कह रहे हैं वैकेंसी फिल करने में देरी हो गई, मतलब वर्कर कोई था ही नहीं काम करने को। अगर कोई वर्कर था ही नहीं काम करने को तो 1 लाख घंटे आर जो पोटेंशियली प्रोडक्टिव थे, पोटेंशियली प्रोडक्टिव मतलब इनमें काम हो सकता था, आउटपुट बन सकता था, नहीं बन पाया 1 लाख आवर्स में क्योंकि वर्कर ही नहीं था काम करने को। ठीक है, तो आपके पास ये 1 लाख पोटेंशियली प्रोडक्टिव आवर्स का मीनिंग क्लियर है जी। नाउ इन वर्किंग नोट नंबर 2 आई वुड लाइक टू कैलकुलेट टोटल आवर्स लॉस्ट। टोटल आवर्स लॉस्ट में देखना बेटा, एक तो अनप्रोडक्टिव आवर्स थे इन ट्रेनिंग पीरियड, वो ऊपर कितने बताए थे आपने? 15,000। और एक पोटेंशियली प्रोडक्टिव आवर्स थे। पोटेंशियली प्रोडक्टिव आवर्स मतलब काम हो सकता था, हुआ नहीं। बच्चे आगे आ सकते हैं, इधर एक टेस्ट किधर खाली है? रिद्धि आपके पास जगह खाली है? सलोनी इधर आ सकते हो थर्ड बेंच पे। हाँ जी, पोटेंशियली प्रोडक्टिव आवर्स लॉस्ट, तो लिखिए टोटल आवर्स लॉस्ट। टोटल आवर्स लॉस्ट 1,15,000। 1,15,000। देखिए, लेबर टर्नओवर की वजह से 1,15,000 घंटों का नुकसान हो गया। इन दी फर्स्ट प्लेस लेबर टर्नओवर ना होती तो क्या कोई ट्रेनिंग में अनप्रोडक्टिव टाइम जाता? पहली बात तो ट्रेनिंग ही ना होती, सारे आज प्रोडक्टिव आवर्स होते। अब इधर लेबर टर्नओवर की वजह से क्या हुआ? नए रिक्रूट्स थे, वो काम सीख रहे थे, और काम सीखते सीखते कुछ आवर्स उनके अनप्रोडक्टिव रह गए। ठीक है जी। और इन दी फर्स्ट प्लेस अगर लेबर टर्नओवर ना होती तो कोई वैकेंसी ना होती, तो ये जो 1 लाख घंटे काम था ये हो सकता था, हुआ नहीं। तो टोटल आवर्स लॉस्ट आपके पास 1,15,000 आ गए। यहां तक बताइए किसी को कोई दिक्कत? जो मैंने 2 वर्किंग नोट बनाए हैं, दोनों वर्किंग नोट में किसी को कोई दिक्कत? हाँ जी मेघा। नहीं नहीं नहीं, ये यहां पर तो देखो, इस पूरे 4,45,000 में क्या है? इस पूरे 4,45,000 की डेफिनेशन पढ़ना, क्वेश्चन ने क्या बोली है? एक्चुअल आवर्स बाय लेबर फोर्स, मतलब लोग थे और उन लोगों के आवर्स बुक हुए हैं 4,45,000। ये 1 लाख अलग चीज है। कह रहे हैं यहाँ पे तो पोस्ट ही खाली थी, तो इसको आप 4,45,000 का या 4,30,000 का हिस्सा बना ही नहीं सकते। इधर तो बंदे ही नहीं थे। यहां पर हम ये बोल रहे हैं ये 4,45,000 में लोग थे, कुछ आवर्स के लिए वो काम सीख रहे थे, इसलिए आउटपुट नहीं बना। ठीक है, और इधर तो लोग ही नहीं थे, पोस्ट ही खाली पड़ी है जी। तो ये 1 लाख कभी भी इस 445 का या इस 430 का हिस्सा हो ही नहीं सकता। ठीक है, ओके जी। नाउ
आगे के लिए अगर हम क्वेश्चन पढ़े, देखिएगा, कॉस्ट इनकर्ड कॉन्सिक्वेंट ऑन लेबर टर्नओवर रिवील्ड ऑन द एनालिसिस द फॉलोइंग। लेबर टर्नओवर की वजह से कुछ खर्चे हो गए जिनकर। सेटलमेंट कॉस्ट ड्यू टू लीविंग। सेटलमेंट कॉस्ट का क्या मतलब होता है? वर्कर को जब हम निकाल रहे हैं लेट से, तो उसको कई बार हमें टर्मिनेशन कॉम्पनसेशन देनी पड़ जाती है, या रफा दफा करने वाली बात होती है, वो होती है सेटलमेंट कॉस्ट। फिर नए लोगों के लिए रिक्रूटमेंट कॉस्ट, उनकी ट्रेनिंग कॉस्ट, सिलेक्शन कॉस्ट वगैरह वगैरह। अल्टीमेटली ये सभी पार्ट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनेगा बेटा, क्योंकि इन दी फर्स्ट प्लेस लेबर टर्नओवर ना होती तो ये खर्चे इनकर होते नहीं होते जी। लेबर टर्नओवर की वजह से कॉस्ट इनकर्ड कॉन्सिक्वेंट ऑन लेबर टर्नओवर, मतलब ड्यू टू लेबर टर्नओवर ये 4 खर्चे हो गए, मतलब पीएनएल में डेबिट हो गए। अगर लेबर टर्नओवर ना होती तो पीएनएल में डेबिट भी ना होते, खर्चा ही नहीं था, तो प्रॉफिट ज्यादा आता, अब कम आ रहा है, तो प्रॉफिट लॉस का एक ये हिस्सा तो बनेगा ही बनेगा, ये 4 खर्चे, राइट। नाउ एक सेंटेंस है जो कि मैं रीड तो कर रही हूँ, होल्ड पे रखवाऊंगी, अभी नहीं समझाऊंगी इसका मीनिंग, ये वाला। Assuming that potential production lost as a consequence of labor turnover could have been sold at prevailing prices, फिलहाल इसका मीनिंग जो है वो होल्ड पर रखिए। रिक्वायरमेंट क्या है? फाइंड द प्रॉफिट फॉरगॉन लास्ट ईयर ऑन अकाउंट ऑफ लेबर टर्नओवर। नाउ टू कंप्लीट माय वर्किंग नोट, ये मुझे सेल्स और पीवी रेशो वगैरह दिया हुआ है, ये किस बात का दिया हुआ है? अब ध्यान से सुनना। कंट्रीब्यूशन लॉस निकालने के लिए, बट हाउ विल आई अराइव एट कंट्रीब्यूशन लॉस? उसके लिए मुझे सेल्स लॉस चाहिए जी। अब सेल्स लॉस पर मैं कैसे आ रही हूं, पहले आप समझेंगे तभी लिखना। मुझे बताओ सेल्स जनरेट कितनी हुई थी? सेल्स वैल्यू 83,03,300। ये सेल्स लॉस नहीं है, ये तो एक्चुअल सेल्स है जी, जो आउटपुट बना इतनी वैल्यू में बिका। बट आउटपुट बना कितने आवर्स में? इसके लिए हमने पहले से प्रोडक्टिव आवर्स निकाल रखे बेटा। प्रोडक्टिव आवर्स का मतलब ही यही है जिसमें आउटपुट बनता है, 4,30,000 आवर्स में। ठीक है जी। तो ये पता चल गया 1 घंटा अगर प्रोडक्टिव निकल आया तो उसमें कितनी वैल्यू की सेल जनरेट हो जाती है, एक बार मुझे बताओगे? 19.31। ठीक है जी। आप ये सोचो हमारे पास आवर्स लॉस्ट कितने हैं? 1,15,000। अगर इन आवर्स लॉस्ट में भी काम होता, असली में हुआ नहीं, अगर होता तो कितनी सेल आ जाती? 22 ये वैल्यू। तो हमने सेल्स लॉस्ट निकाली बेटा जी। सेल्स लॉस्ट कैसे निकाली कि पहले तो आप एक्चुअल सेल्स पर जाओ, एक्चुअल सेल्स गिवन है, डिवाइडेड बाय एक्चुअल कितने आवर्स काम हुआ जी, तो पता चल गया 1 आवर पर कितनी सेल वैल्यू जनरेशन है। फिर उसको मल्टीप्लाई किया आवर्स लॉस से, आर लॉस से मेरे पास सेल्स लॉस आ गई। एक बार अब देख लो और इसको कंप्लीट करो। हाँ हाँ, वो क्या आ रहा है कि इफ 1 आवर इज प्रोडक्टिव हाउ मच सेल्स इज जनरेटेड। अगर 1 घंटा काम होता है तो कितना रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर सकती है। ठीक है। तो अगर 1,15,000 घंटे काम होता, जो कि मेरे आवर्स लॉस्ट है, बट अगर आवर्स लॉस्ट ना होते, काम होता, और इसमें भी फिर और एडिशनल सेल्स कितनी आ जाती, जो कि अब लेबर टर्नओवर की वजह से वो नहीं आ पाई। ठीक है। सो सेल्स लॉस ड्यू टू लेबर टर्नओवर, ओके है जी सबके पास। नाउ कंट्रीब्यूशन लॉस्ट पर अराइव कीजिए जी। सेल्स लॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशो, 2,220,650 मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशो कितनी गिवन थी? 20%। ये आपके पास कितनी वैल्यू आ गई? अच्छा, कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। हमारे वर्किंग नोट खत्म हो गए हैं, इसके बाद मेन स्टेटमेंट बनेगी। हाँ जी। अब मैं आपको वो जो लास्ट पेंडिंग वाला सेंटेंस था उसका मीनिंग समझाती हूँ। पढ़ना जरा सेंटेंस। अज्यूमिंग दैट पोटेंशियल प्रोडक्शन लॉस्ट कुड हैव बीन सोल्ड एट प्रिवेलिंग प्राइसेस, ऐसा ही कुछ लिखा है। मतलब कह रहे हैं कि लेबर टर्नओवर की वजह से आउटपुट लॉस्ट हो गया जी, राइट। अगर वो आउटपुट लॉस ना होता, मतलब वाकई वो एडिशनल आउटपुट बन जाता, तो वो प्रिवेलिंग यानी कि एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस पर भी बिक जाता। कहने का मतलब सेलिंग प्राइस का सेम रहना, आप ये बोलो वेरिएबल कॉस्ट भी सेम ही रहती है, मतलब उसके लिए भी पीवी रेशो एप्लीकेबल थी 20%।
क्वेश्चन हमको ये बता रहा है कि जो आउटपुट असली में बन चुका है उसके लिए पीवी रेशो 20% है, बट जो आउटपुट ना बना ड्यू टू लेबर टर्नओवर, आउटपुट लॉस, जिसकी हमने सेल्स लॉस कंट्रीब्यूशन लॉस निकाली है, अगर वो आउटपुट बनता तो वो भी एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस में बिक जाता, मतलब वो भी पीवी रेशो 20% के हिसाब से लगता। तो ये अगर लाइन ना भी लिखी होती तो हमने तो पीवी रेशो 20% करके वैसे ही सॉल्व कर लेना था, बट ये लाइन का वैसे वो मतलब है कि आउटपुट लॉस के लिए भी सेम पीवी रेशो एप्लीकेबल है जो कि आउटपुट एक्चुअली प्रोड्यूस्ड के लिए है। ओके है जी इसका मीनिंग? राइट। नाउ हेडिंग डालिए मेन स्टेटमेंट में, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉरगॉन। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉरगॉन। ठीक, इसमें सबसे पहले तो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट, सबसे पहले तो कंट्रीब्यूशन लॉस जो आपके पास आई हुई है 444130, रेफरेंस दे दीजिए वर्किंग नोट नंबर 1, और उसके बाद वो 4 खर्चे जो क्वेश्चन ने बताए हुए हैं वो यहां पर लिखो, वो चारों खर्चे लिख दो। तो क्वेश्चन ने हमको चारों खर्चे बताए हुए हैं। बच्चे वो ना दरवाजा पूरा बंद कर दीजिए प्लीज, थैंक यू। हाँ जी, लास्ट वाली। देखिए, मान लीजिए मेरे पास ना आउटपुट, लेट अस से एग्जिस्टिंग आउटपुट जो कि बना वो 1 लाख यूनिट्स बना, राइट। इसके लिए पीवी रेशो एप्लीकेबल क्या थी? 20%। और ये मान लीजिए कि ड्यू टू लेबर टर्नओवर आउटपुट कम ही बना, मतलब ये कम ही है 1 लाख। अगर लेबर टर्नओवर ना होती तो टोटल आउटपुट बन सकता था 120। आउटपुट लॉस्ट कितना बना रहे हो, बता रहे हो मेगा मुझे? आउटपुट लॉस्ट 20,000 यूनिट्स। तो 20,000 यूनिट जो ये कम बन रहे हैं, अगर ये बनते तो ये सेम सेलिंग प्राइस में बिकते। क्वेश्चन का ये मेंशन करना सेम सेलिंग प्राइस, मतलब क्वेश्चन का ये मेंशन करना कि इनकी कंट्रीब्यूशन भी निकालनी होती तब भी पीवी रेशो 20% ही एप्लीकेबल होता। ठीक है, पीवी रेशो रिमेन्स द सेम। दो कंडीशन है बेटा, हम ना मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर जब इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे वहां पर पढ़ते हैं कि दो बातें हैं, एज लॉन्ग एज सेलिंग प्राइस पर यूनिट एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन द सेम, पीवी रेशो विल रिमेन द सेम। भले ही आउटपुट आप कम बेचो ज्यादा बेचो, 1 यूनिट बेच दो 1 करोड़ यूनिट बेच दो, पीवी रेशो इज गोइंग टू बी द सेम एज लॉन्ग एज सेलिंग प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं होते, वो सेम रहते। ठीक है जी। तो क्वेश्चन है सेलिंग प्राइस पर यूनिट को सेम रखने से इंप्लाइड मान लो कि वेरिएबल कॉस्ट भी सेम ही है, तो अल्टीमेटली पीवी रेशो मेरे पास सेम ही रहेगी, चाहे मैं 1 लाख यूनिट्स बेचूं चाहे मैं पूरे पूरे 1 पीस बेचूं, ये चीज की। ठीक है, ऐसे ही अगर इंफॉर्मेशन नहीं भी दी होती, मैंने तो तभी भी इंफॉर्मेशन पढ़े बिना कंट्रीब्यूशन लॉस निकाल ही ली थी, ऐसी दे दी, बट मेरा तो फर्ज है ना समझाना, ये लाइन लिखी है तो उसका मतलब क्या है। हाँ जी, आंसर आपके पास फाइनली कितना आ रहा है टोटल? 557। टोटल प्रॉफिट फॉरगॉन चेक कर लीजिए, कंट्रीब्यूशन लॉस प्लस चारों खर्चे करके 557930। डन है जी, ये आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है। टोटल प्रॉफिट फॉरगॉन। हाँ जी रिद्धि। We have added all the expenses, so why we are getting contribution? क्योंकि देखो, एक तो ये चीज होगी कि आउटपुट कम बना, हेंस कंट्रीब्यूशन लॉस्ट हो गई, बट उसके बावजूद ड्यू टू लेबर टर्नओवर और फालतू खर्चे भी हो गए, तो इंडिपेंडेंट बातें हैं, है ना। मतलब हम बोल रहे हैं एक तो आउटपुट भी कम बना ऊपर से और खर्चे भी होते चले गए, ये चीज है। हाँ जी डन है।
उसके बाद अब यही प्रॉफिट फॉरगॉन के कैलकुलेशन के लिए यू हैव वन मोर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। वो भी मॉड्यूल से ही चलकर आ रहा है। रादर हर चैप्टर में आईसीआई मॉड्यूल में एक केस स्टडी तो होती है जी। ये वही केस स्टडी है। क्वेश्चन नंबर 14 करें डिस्कस। अच्छा, May 27 वाले बच्चे ध्यान से सुनेगा। कोई भी सब्जेक्ट है, देखो हर सब्जेक्ट में केस सिनारियोस तो आते ही आते हैं, एमसीक्यू आपके पास क्वेश्चन आता है। अच्छा, एमसीक्यू एग्जाम में वो 3 आवर्स में कब अटेम्प्ट करना चाहिए, ध्यान से सुनेगा। नॉट इन द बिगिनिंग, नॉट इन द एंड, मिडल। ठीक है, आपका हर सब्जेक्ट में 70 नंबर का डिस्क्रिप्टिव है जी, और आपको पता है कि 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है। अब उस रीडिंग टाइम में मेरे पास एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी हैं। हम तो ये बोलते हैं एमसीक्यू की केस स्टडी पढ़ो ही ना उस रीडिंग टाइम में, क्योंकि बाद में फिर से पढ़नी है। ठीक है, आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ो सबसे पहले, और उसमें तकरीबन तकरीबन हर पेपर में चॉइस वाली बात होती है। पहला क्वेश्चन कंपलसरी, मुझे नहीं पता बाकी सब्जेक्ट्स का पेपर पैटर्न, बट मेजोरिटी सब्जेक्ट्स में होता है ऐसे है कि जैसे मुझे एडवांस अकाउंटिंग का पता है कि उसमें भी एक क्वेश्चन चॉइस में छोड़ना होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में भी हो गया, एफएमएसएमए में भी हो गया, राइट। तो अल्टीमेटली 70 नंबर का डिस्क्रिप्टिव आपने रीड किया और रीडिंग टाइम में ही सेलेक्ट कर लिया कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। ठीक, और बाकी के जो अटेम्प्ट करने हैं डिस्क्रिप्टिव वाले, वो किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करने हैं, कुछ जरूरी नहीं है क्वेश्चन नंबर 1 ही पहले करना है। जो सीक्वेंस आपने डिसाइड की वो सीक्वेंस डिसाइड कर ली, राइट है जी। और उसके बाद जो सीक्वेंस में, देखो कैसे सीक्वेंस डिसाइड करनी है, देखे दिखाई क्वेश्चन जिसमें अच्छा कॉन्फिडेंस है, ये तो पता है कि ये तो हो ही जाएगा, वो सबसे पहले जो बचपन में भी सिखाते थे बड़े लोग, जो आता है सबसे पहले करो, यही कह के भेजते थे पेपर देने, तो वही चीज है। आपका शुरू का 1 घंटा या 1 hour 15 minutes दी मोस्ट प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट वाला आर होना चाहिए, विच इज गोइंग टू गेट यू कोशिश करके फुल मार्क्स की। लेटर से आपने शुरू के 1 घंटे में 40 नंबर का पेपर किया है, तो वो 40 में से 40 वाली बात होनी चाहिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में तो हम बोल सकते हैं 40 स्कोरिंग है जी, हो जाता है, राइट। उसके बाद ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें लगता है कि यार सोचने में टाइम लगेगा, वो बाद के लिए डालिए। तो 1 घंटा आते हुए क्वेश्चन है वो करना है। उसके बाद उठाओ जी एमसीक्यू पोर्शन। एमसीक्यू पोर्शन में भी अब अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग कहानी है। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट अकाउंटिंग में 2 केस स्टडी आती है और 5 इंडिविजुअल क्वेश्चन आते हैं। पहले तो 5 इंडिविजुअल क्वेश्चन कर लो, फिर आओ जी केस स्टडी पे। और किसी भी सब्जेक्ट में केस स्टडी पढ़ने का तरीका पता क्या है? टेक अ लुक एट दी केस स्टडी के 5 एमसीक्यू फर्स्ट, आइडिया लग जाता है कौन से चैप्टर से पूछा हुआ है, कौन सा कॉन्सेप्ट पूछा हुआ है। उसके बाद केस स्टडी रीड करना शुरू करो, क्योंकि आईसीआई वाले पता है क्या करते हैं, वो ना बच्चे को डराने के लिए केस स्टडी में इधर उधर की आलतू फालतू इंफॉर्मेशन मेंशन करेंगे ही करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट अकाउंटिंग में एक चैप्टर है, तो ना वहां पर क्वेश्चन फीफो मेथड से भी हो सकता है और वेटेड एवरेज मेथड से भी हो सकता है। आईसीआई ने पहला पैराग्राफ दे दिया, फीफो और वेटेड एवरेज के फायदे नुकसान गिना रहे हैं। लास्ट पैराग्राफ में भी चिल्ला रहे हैं समझ नहीं आ रहा फीफो यूज करें वेटेड एवरेज यूज करें। बिल्कुल पहले एमसीक्यू से पहले ऊपर वाली लाइन, आंसर दी फॉलोइंग एमसीक्यूज यूजिंग फीफो मेथड। ठीक है, जब आपने अगर पहले से ही ये पढ़ लिया तो आपको पता है कि वेटेड एवरेज मेथड को लेकर परेशान नहीं होना। ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्यों बता रहा है क्वेश्चन, ये हमेशा रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन देगा ही देगा केस स्टडी में। तो आपने जब पहले से एमसीक्यू पढ़े हुए हैं, आपको आइडिया है कि मेरी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन केस स्टडी में क्या है और इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन क्या है। चलो जी, उसके हिसाब से आपने कर लिया। अदरवाइज पहले बच्चा अगर पढ़ना शुरू करता है ना, क्योंकि देखो पहले आइडिया नहीं कि एमसीक्यू क्या है, कई बार तो बच्चा कहता है मेरे को समझ ही नहीं आया कौन से चैप्टर से केस स्टडी पूछ रही है। ठीक है, इसलिए हमेशा कोई भी केस स्टडी आंसर करने के लिए सबसे पहले क्विकली टेक अ लुक एट दी व्हाट आर द एमसीक्यू एंड देन स्टार्ट रीडिंग इट। और उसके बाद एक एक एमसीक्यू के लिए बेशक दोबारा बिटवीन द पैराग्राफ्स ढूंढना पड़ सकता है, बट दिस इज द फ्लो। उसके बाद ये आपने एमसीक्यू पोर्शन पूरा सॉल्व कर लिया, देखिए 30 मार्क्स का है। जस्ट बिकॉज एमसीक्यू है उसकी कोई प्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, तो ये तो कतई नहीं कहना कि 30 गोले तो भरने 20 मिनट में भरे जाएंगे ना, इसको टाइम दो। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में प्रॉपर अगर सोल्यूशन लगता है वो अलग बात है, आपको सोल्यूशन प्रेजेंट नहीं करना, फटाफट से रफ में गंदी गंदी राइटिंग में लिखना है, बट करना है वो सोल्यूशन। और आप दीजिए जो भी आपका टाइम लगता है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट सब्जेक्ट इट इज। अगर इसको लग रहे हैं कि 45-50 मिनट्स भी लग रहे हैं, कोई सब्जेक्ट मांग रहा है, तो 2 स्कोरिंग पोर्शन है ये। ठीक है, और लास्ट में आओ रिमेनिंग डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में, जो आपने क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव वाले जिसके लिए सोचना था, अटक गए थे या जो भी चीज है, वो लास्ट के लिए आपने छोड़ दिया, सो दैट आपका पहला पहला फेज ऑफ द एग्जाम आते हुए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, दूसरा फेज ऑफ द एग्जाम एमसीक्यू, ये आपके मेजॉरिटी स्कोरिंग वाली चीज होती, और उसके बाद लास्ट में
जो स्ट्रगल करने वाली चीज है, सोचना पड़ता है, या ट्रिकी पॉइंट आ गया। देखो, मान के चलो हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ ट्रिकी पॉइंट इतना सही, चाहे वो 100 में से 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, चाहे वो 100 में से मैक्सिमम 30 नंबर का होगा, कुछ ना कुछ तो ट्रिकी रहेगा ही रहेगा। वो कोई बात नहीं, इट इज अ नॉर्मल थिंग टू हैपन, सबके साथ होती है, हर अटेम्प्ट में होती है जी ये चीज। तो बस वो हमने लास्ट के लिए छोड़ दी, हमने मेजर नंबर खींचने ही पहले 2 घंटे में। बात समझ में आ गई? अब क्योंकि बुक्स में तो चैप्टर वाइज कंपाइलेशन है, तो ऑफ कोर्स मेरे को यहाँ पे डाउट थोड़ी ना है कि जी हाँ जी केस स्टडी कौन से टॉपिक की, ऑफ कोर्स लेबर चैप्टर कर रहे हैं तो लेबर की है, टॉपिक चल रहा है टर्नओवर का तो ऑफ कोर्स टर्नओवर की है। बट टेक अ लुक एट द क्वेश्चन मेरे साथ साथ। You, being an associate finance, have been asked the following question. How much quantity of output is lost due to labor turnover? How much loss in the form of contribution company incurred due to labor turnover? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? Contribution lost. फिर what is the cost of repairing of defective units? कुछ defective units की repairing cost भी होगी, देख लेंगे. Calculate profit lost by the company due to labor turnover. ये टॉपिक चल रहा है जी. How much quantity of output is lost due to inexperience of new worker? ये भी क्वेश्चन पे ही पता चल जाएगा. तो अल्टीमेटली प्रॉफिट लॉस ड्यू टू लेबर टर्नओवर हेडिंग का क्वेश्चन है. आइए अब स्टार्टिंग से क्वेश्चन पढ़ते हैं. Board of J Limited has been apprised by general manager that employee attrition rate मतलब turnover rate in the company has increased. Following facts have been presented by GMHR. Training period of new recruits is 50,000 hours. During this period, their productivity is 60% of the experienced worker, and time required by an experienced worker is 10 hours per unit. अभी के लिए आगे भी पढ़ते हैं. 20% of the output during training period was defective, and cost of rectification of defective unit is 25. Potential productive hours lost due to delay in recruitment by 1 lakh hours. ये तो पिछले क्वेश्चन जैसी लाइन है जी, है ना? उसके बाद सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 180, पीवी रेशियो दे दिया, सेटलमेंट कॉस्ट, रिक्रूटमेंट कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट, ये भी वही खर्चे हैं जो प्रॉफिट लॉस का हिस्सा बनते हैं. अब मुझे आपको एक साथ डिस्कस करवाना है पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3. एक बार पॉइंट नंबर 1 की दोबारा रीडिंग लेते हैं. Training period of new recruits is 50,000 hours, and during this period their productivity is 60% of the experienced worker. इसका क्या मतलब है कि जितना आउटपुट एक्सपीरियंस वर्कर बना सकते थे, नए लोग तो उसका 60% ही बना पाएंगे, क्योंकि उनके काम करने की स्पीड स्लो है. मान लीजिए अगर एक्सपीरियंस वर्कर उतने टाइम में 100 यूनिट बना सकते थे, तो इन्होंने उतने ही सेम टाइम में 100 नहीं बनाने, 60 यूनिट बनाने, 60 यूनिट्स बनाने. तो जितने यूनिट्स ये कम बना रहे हैं वो आउटपुट लॉस बन गया जी. ठीक है, आउटपुट लॉस वाली बात. तो आइए एक बार हम लिख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 14, मैं इसको आपको वैसे ही सॉल्व करवा रही हूं प्रॉपर हैंड राइटिंग में, जैसे डिस्क्रिप्टिव करते हैं. भले ही एमसीक्यू है तो ऐसा नहीं है कि बस फटाफट से चीजें लिख लो. हाँ जी. आउटपुट दैट कुड हैव बीन made by experienced worker in कितने आवर्स थे ट्रेनिंग पीरियड के? 50,000 आवर्स. हाँ जी, क्या लिखा है? आउटपुट दैट कुड हैव बीन मेड बाय एक्सपीरियंस वर्कर्स इन 50,000 आवर्स. उस दौरान अगर एक्सपीरियंस वर्कर काम करता तो कितना आउटपुट बना सकता था? नहीं 833 कैसे? मैंने लिखा क्या है? सुनो, मैं यहां पर न्यू रिक्रूट की बात नहीं कर रही हूँ. न्यू रिक्रूट की प्रोडक्टिविटी कम है. मैं बात कर रही हूं अगर लेबर टर्नओवर ना होती तो इन 50,000 घंटों में एक्सपीरियंस वर्कर काम करता, और उसके काम करने की स्पीड कितनी है? 10 यूनिट्स पर आवर की, ये मेंशन है. तो मतलब अगर लेबर टर्नओवर ना होती तो आउटपुट कितना बन सकता था? 5,000. तभी क्या लिखा है? आउटपुट दैट कुड हैव बीन मेड, बन सकता था. बट अब लिखिए आउटपुट एक्चुअली मेड बाय न्यू वर्कर इन 50,000 आवर्स. अब बोलो सिंपली 5,000 इंटू 60%, तो ये कितना हो गया जी? 3,000 यूनिट्स.
ठीक, यहां से आपके पास आ गया आउटपुट लॉस्ट इन द ट्रेनिंग पीरियड, आउटपुट लॉस्ट इन ट्रेनिंग पीरियड। अनप्रोडक्टिव आवर्स कैसे निकालते बताओ? नहीं नहीं, देखो बात यह है कि ये 50,000 में से वो आप आवर्स लॉस नहीं है, क्योंकि आवर्स वो अनप्रोडक्टिव नहीं है बेटा। आउटपुट तो बना रहे हैं, वो वर्कर काम कर रहे हैं न्यू, बट स्लो स्पीड से काम कर रहे हैं। इट इज नॉट दैट वो खाली बैठे हैं या कुछ और काम सीख रहे हैं। 50,000 घंटे वो काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो प्रोडक्टिव आवर्स ही उनके लिए भी। बट काम करने की एफिशिएंसी, जिसको ये प्रोडक्टिविटी बोल रहे हैं, वो स्लो है। 50,000 घंटे में वो काम करके 3,000 यूनिट ही बना रहे हैं, स्पीड स्लो है। बट ये नहीं कह रहे हैं कि आवर्स लॉस्ट हो गए, आवर्स लॉस्ट नहीं हुए इधर, इस रीजन में। हाँ, आउटपुट लॉस्ट हो गया ड्यू टू स्लो स्पीड। ठीक है, तो इधर ना बात चलेगी बेटा आउटपुट लॉस्ट वाली। जैसे पिछले क्वेश्चन में आवर्स लॉस्ट कैलकुलेट कर रहे थे, यहां पर आउटपुट लॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। वाई? क्योंकि ना मुझे सेलिंग प्राइस बाद में पर यूनिट दिया हुआ है, पर यूनिट ऑफ आउटपुट, वो भी तो आउटपुट के हिसाब से दिया हुआ है, तो मुझे आउटपुट लॉस्ट चेक। राइट, एक तो हो गया जी ये आउटपुट लॉस्ट इन ट्रेनिंग पीरियड। फिर यहीं पर ही लिखिए आउटपुट लॉस्ट ड्यू टू पोटेंशियल प्रोडक्टिव आर लॉस्ट। थर्ड पॉइंट से, हाँ जी। यस, हाँ, ड्यू टू लेबर टर्नओवर 3,000 ही बन पाए, बन सकते थे 5,000, ये चीज। हाँ जी, अब बच्चे हमने क्या लिखा है? आउटपुट लॉस ड्यू टू पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर्स लॉस्ट। देखो, एक आउटपुट लॉस का तो ये कारण है कि वर्कर तो था, न्यू रिक्रूट था काम करने को, बट उसकी स्पीड स्लो थी। अब एक दूसरा कारण क्या बन गया? वर्कर ही नहीं है, कोई काम करने लायक ही नहीं है, बैठा है ही नहीं अवेलेबल, वैकेंसी चल रही है। अगर लेबर टर्नओवर ना होती तो ये 1 लाख घंटे भी काम हो सकता था। थर्ड पॉइंट मेंशन कर रहे हैं 1 लाख आवर्स लॉस्ट है। और काम कौन करता? अगर लेबर टर्नओवर ना होती तो 1 लाख हमारे आवर्स होते जी, प्रॉपर प्रोडक्टिव आवर्स। और काम कौन करता? एक्सपीरियंस, जिसके काम करने की स्पीड थी 10 यूनिट्स पर आवर। तो 10,000 यूनिट्स तो वो भी बन सकते थे। हेंस आपने एक चीज लिखी, टोटल आउटपुट लॉस्ट, टोटल आउटपुट लॉस्ट 2,000 प्लस 10,000, 12,000 यूनिट्स। बताइए जी, इस 12,000 यूनिट्स की कैलकुलेशन में कोई दिक्कत? 2,000 तो वर्कर की स्लो स्पीड की वजह से है, न्यू वर्कर की स्लो स्पीड से, और 10,000 तो इस चक्कर में है कि वर्कर ही नहीं था, पुराने चले गए, अभी कोई नया आया ही नहीं। हाँ जी, एक एक सेकंड, वन बाय वन, आप पहले बोलो चित्रा। पहला पॉइंट था सर, उसके अंदर इससे क्यों नहीं आंसर आ रहा है कि अगर हम 10 का 60% करके 50,000 डिवाइडेड बाय 6 कर दें 10 का 60% करके कैलकुलेटर में बताओगे कितना आ रहा है? 833 क्या आ रहा है? जैसे आपने एक्सपीरियंस वर्कर का 50,000 डिवाइडेड बाय 10 करके 5,000 करेक्ट है। एंड क्वेश्चन ये कहा था कि 60% जो न्यू वर्कर स्पीड है, तो अगर 10 का 60% कर देते तो 10 का 60% कर देते तो आप क्या कहना चाह रहे हो? 10 का 60% है 6, वो 6 का मतलब क्या है? कि वर्कर 1 घंटे में सही वर्कर 1 घंटे में, सही वर्कर 1 घंटे में 6 यूनिट बना रहा है। अच्छा, तो अगर 50,000 डिवाइड बाय 6 करते तो नहीं नहीं, 50,000 आवर्स डिवाइडेड बाय 6 यूनिट्स करके आप क्या करोगे कि न्यू वर्कर के यूनिट्स आ जाते हैं। एक सेकंड, एक सेकंड, इट्स लाइक अगर आप बोल रहे हो, मैं एक सेकंड देना, अभी मैं ना कुछ लिख ही नहीं रही, मतलब आपके पर्पस को कुछ लिख नहीं रही। एफिशिएंसी इज स्टैंडर्ड आवर डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स इंटू 100, और अगर ये 60% है तो अल्टीमेटली दिस इज 10 यूनिट्स पर आवर, नो? अच्छा, 10 यूनिट्स पर आवर। आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर हमारे, आप 1 आवर की प्रोडक्टिविटी पे जा रहे हो, एक सेकंड, हाँ, अगर वर्कर 1 घंटा काम करेगा न्यू वाला, तो वो कितने यूनिट्स? 60% ऑफ 10 मतलब 1 घंटे में 6 यूनिट बना देगा। 10 एक सेकंड यार, मेरे को क्वेश्चन पढ़ने दो। दे 10 आवर्स पर यूनिट है ना, आप 10 यूनिट्स पर आवर लेकर जा रहे हो। वही तो मैं खुद कंफ्यूज हो गई यार एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाते हुए। दिस इज 10 आवर पर यूनिट,
एक एक्सपीरियंस वर्कर एक यूनिट बनाने में 10 घंटे लगाता है। और अगर मैं आपसे बात करूं कि नया वर्कर जो है वो एक ही यूनिट बनाने में 10 डिवाइडेड बाय 60 करना जरा, 16.6666 खींचा हुआ। तो ये क्या है, इतने आवर्स पर यूनिट। नाउ दे हैव टोटल आवर्स अवेलेबल 50,000। ये हो गए जी टोटल आवर्स, और एक यूनिट बनाने में 16.667 आवर्स लगते हैं, आ गया 3,000। वही चीज है। तो वो सेंटेंस शायद मैं ही सुन सुन के मैंने नहीं पढ़ा। 10 आवर्स पर यूनिट, इट्स नॉट 10 यूनिट्स पर आवर। गॉट इट? हाँ जी, रणवीर आप कुछ कह रहे थे। ये सेकंड पॉइंट में 20% ऑफ द अभी मैं उस पर आई नहीं, अभी मैं उस पर आई नहीं। सेकंड पॉइंट मैंने होल्ड पे रखा हुआ, मैंने फर्स्ट के बाद सीधा थर्ड रेफर किया। राइट, टोटल आउटपुट लॉस से बेटा सेल्स लॉस आ जाएगी। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है, सेल्स लॉस आगे जो भी आ रही है लिख लो, और वहां से कंट्रीब्यूशन लॉस लिख लो। कंट्रीब्यूशन लॉस मुझे बता देते, यही है 432। वट एवर इज आउटपुट लॉस्ट उसको सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई किया तो सेल्स लॉस्ट आ गई, और सेल्स लॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशो करके कंट्रीब्यूशन लॉस्ट आ गया। ये कंप्लीट कीजिए फिगर, 4,32,000 की वैल्यू कंफर्म करें। और उसके बाद वर्किंग नोट नंबर 2, सेकेंड पॉइंट जो हमने होल्ड पर रखा था, 20% ऑफ द आउटपुट ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड वॉज डिफेक्टिव जी। कह रहे हैं वर्कर ने जो एक तो आउटपुट कम बनाया, 3,000 बनाया, 3,000 का भी 20% डिफेक्टिव बनाया। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स तो पहले लिखो, नंबर ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स 3,000 यूनिट्स का 20% 600। बट ये 600 यूनिट का नुकसान नहीं है, हमने इनको ठीक करके वापस गुड यूनिट बना दी है जी, है ना। ये ना बोले मैम ये भी तो आउटपुट लॉस का हिस्सा बनना चाहिए था। बेटा ये आउटपुट लॉस नहीं है, यूनिट्स अगर खराब भी बने थे तो अगला सेंटेंस यही बोल रहा है कि इनको ठीक करने के लिए रेक्टिफिकेशन कॉस्ट भी लगी है। रेक्टिफिकेशन कॉस्ट जहां इनकर हो गई, हमारा यूनिट वापस से गुड यूनिट बन गया। ठीक है, रेक्टिफिकेशन कॉस्ट मेरा प्रॉफिट लॉस का हिस्सा बन जाएगा। कारण क्यों, अगर लेबर टर्नओवर ना होती तो गलती होती ही नहीं एक्सपीरियंस वर्कर से, हेंस कोई रेक्टिफिकेशन कॉस्ट इन्हें इनकर होती। ये बताओ जी कितनी आ रही है, 3,000। रिद्धि कुछ कह रहे हो, क्या चीज, Number of effective units like have varied. सेकेंड पॉइंट पढ़ो। 20% ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस वॉज डिफेक्टिव। 3,000 जो यूनिट बने, एक सेकंड लीजिए, 3,000 जो यूनिट बने उसमें से भी 20% खराब थे, डिफेक्टिव थे। ठीक है, नो, क्योंकि आर्स देखो आउटपुट एक बार के लिए बेसिक तो बना दिया, तो आर्स लॉस्ट क्यों होगा, मैंने वापस से यूनिट को ठीक कर दिया तो क्या हो जाए, मतलब गुड यूनिट बन गए ना, सेलेबल यूनिट बन गए। नाउ दीज यूनिट्स आर गोइंग, दीज 600 यूनिट्स आर गोइंग टू जनरेट कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट। ठीक है, हमने बस ये कर दिया कि इनको बाकी नॉर्मल यूनिट्स को बनाने के लिए नॉर्मल खर्चा लगता है जी, इसके लिए एक फालतू खर्चा लग गया रेक्टिफिकेशन कॉस्ट वाला है, तो ये भी सेलेबल आउटपुट 600 यूनिट, खराब थोड़ी ना हो। अगर रेक्टिफाइड ना होता तो बेटा फिर ये 600 भी आउटपुट लॉस का हिस्सा बनता, क्योंकि सेलेबल हम बोलते हैं जी 3,000 में से भी 600 ऐसा खराब हुआ कि वो ठीक ही नहीं हो सकता, तो वो भी आउटपुट लॉस का हिस्सा बन जाता। फिर तो उसको मैं वर्किंग नोट नंबर 1 में ऐड करवा देती आउटपुट लॉस। ठीक है, अगर इनकी कोई रेक्टिफिकेशन कॉस्ट इनकर ही ना कर पाते। हाँ जी, उसके बाद बच्चे आप मेन स्टेटमेंट बनाइए। मेन स्टेटमेंट में कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर गॉन हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर गॉन हेडिंग डालो।
हाँ जी, सबसे पहले लिख लेना आपका कंट्रीब्यूशन लॉस्ट, फिर रेक्टिफिकेशन कॉस्ट, और वो एडिशनल जो खर्चे गिवन है वो भी लिख लो। जो एडिशनल 3 खर्चे गिवन है वो भी लिख लो। प्रॉफिट लॉस्ट आ जाएगा 9 लाख। नाइन लाख आंसर आ रहा है सभी के पास? ओके जी। नाउ अपने लेवल पर एक बार एमसीक्यू आंसर करके रखिए, टिक मार्क कर दीजिए अपने लेवल पर, फिर मैं कंफर्म भी करवा दूंगी। हाँ जी, स्टार्ट करें एमसीक्यू, स्टार्ट करें एमसीक्यू। ओके, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज लॉस्ट ड्यू टू लेबर टर्नओवर? बेटा आंसर है 12,000 आउटपुट लॉस्ट, 12,000 टोटल आउटपुट लॉस्ट। हाउ मच लॉस इन द फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन? कंट्रीब्यूशन लॉस्ट कितनी है? 432, ऑप्शन ए। उसके बाद व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स? ऑप्शन बी 15,000। और उसके बाद प्रॉफिट लॉस्ट 9 लाख, ऑप्शन बी। And how much quantity of output is lost due to inexperience of new worker? नया वर्कर को काम करना आता नहीं था, इनएक्सपीरियंस्ड है, इसकी वजह से कितना नुकसान हो गया? 2,000 वाला। वही बात कि एक एक्सपीरियंस्ड वर्कर काम कर सकता था, 5,000 यूनिट्स बना सकता था, 5,000 यूनिट्स, ये बना पाए ओनली 3,000 यूनिट्स, तो 2,000 इज द आउटपुट लॉस्ट ड्यू टू इनएक्सपीरियंस ऑफ द न्यू वर्कर। क्लियर है जी? तो टू कंफर्म आपके एमसीक्यू के आंसर बन रहे हैं सी, ए, उसके बाद बी, फिर डी और सी। ये लीजिए, ओके डन। विद दिस पहला टॉपिक ऑफ लेबर चैप्टर इज ओवर नाउ। जहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, एनीथिंग? हाँ जी, हो गया क्लियर? राइट, नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट फेज ऑफ द चैप्टर, जो कि हमारा चैप्टर का पहला टॉपिक है आपकी बुक्स में, हम वो डिस्कस करेंगे। मैंने आपको लेबर टर्नओवर के लिए अपनी ही आर्टिकलशिप जर्नी बताई थी, पर जर्नी क्या बताई थी? एंट्री और एग्जिट बताया था अपना, कैसे ज्वाइन किया और कैसे छोड़ा। अब मैं थोड़ा सा ड्यूरिंग आर्टिकलशिप पीरियड की बात करती हूँ। देखो, पहले दिन हमको जो आई कार्ड इशू हो गया था, जिन भी फैमिलीज में थोड़े से प्राइवेट जॉब वाले वर्कर है, स्पेशली आजकल तो गवर्नमेंट जॉब्स में भी हो गया है, आई कार्ड, उसको मैं फंदा ही बोलती हूँ एक तरीके से, उस फंदे के पीछे ना उसी में एक अटैच होता है एक्सेस कार्ड नाम की चीज ना। हमारे जमाने में एक्सेस कार्ड था, आज के डेट में ऑफिसेज में बायोमेट्रिक एंट्री चल रही है, बट हमारे टाइम पर बायोमेट्रिक वाला हिसाब नहीं था, एक्सेस कार्ड था। और वो एक्सेस कार्ड का रोल क्या था जी? जैसे ही हम सुबह सुबह ऑफिस पहुंचे, बाहर से शीशे का दरवाजा है, बट बाहर से पंच इन किया तभी वो दरवाजा खुलेगा। और ऐसा नहीं है कि अच्छा मैंने पंच इन कर दिया तो मेरे पीछे 4 दोस्त और घुसी जा रहे हैं। वो स्लो स्पीड से शीशे का दरवाजा पहले अपने आप बंद होगा जी, लॉक होगा, फिर अगला अगला बंदा आएगा, वो बाहर से पंच इन करेगा और जाके दरवाजा खुलेगा, फिर वो अंदर जाएगा, फिर दरवाजा बंद होगा। और ये इंश्योर करने के लिए कि एक बंदे की एंट्री पर 5 लोग नहीं जा रहे हैं, इसके लिए स्पेशली सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता था सुबह के टाइम पे। इनफैक्ट हमारा जो ऑफिस था 18वें फ्लोर पर था, लिफ्ट में जैसे ही ऊपर जाते लिफ्ट लॉबी में लाइनें लग चुकी होती थी ऑफिस के एंट्री गेट के सामने कि ये एक चीज है। और ऐसे ही शाम को जैसे छुट्टी का टाइम है, कुछ लोग स्ट्रेटेजिकली 4:30 बजे अगर छुट्टी है ना, तो 4:25 पे जाकर खड़े हैं वहां पे, ताकि लॉग आउट मतलब जो आउट वाला टाइम है वो भी एग्जैक्ट 4:30 का, बट 5 मिनट पहले ही खड़े हैं वहां पे बैग लेके। ठीक है जी, वही प्रोसेस, अंदर से पंचन करो, जाओ बाहर, ये वाली चीज है। एंड ऑल्सो क्योंकि 2 फ्लोर थे, अब मेरा वर्क स्टेशन था ऑन 18th फ्लोर और आईटी डेस्क था ऑन 17th फ्लोर। लैपटॉप पुराने जमाने का लैपटॉप,
पता नहीं कौन से युग का लैपटॉप था, आए दिन उसमें प्रॉब्लम आनी थी, तो नीचे आईटी डेस्क पे जाना ही पड़ता था। कई बार इतना भारी भरकम लैपटॉप लेकर मैं जा रही हूँ और अपने वर्क स्टेशन पे एक्सेस कार्ड भूल गई। सिक्योरिटी गार्ड को इतनी मिन्नतें करते थे, सर नीचे ही जाना है, मैं कोई नीचे टफरी मारने नहीं जा रही हूँ, मैं कोई खाने पीने लंच करने नहीं जा रही हूँ, इस बहाने मैं एक्चुअली आईटी टीम के पास जा रही हूँ, जाने दो यार। तो नहीं जी, वापस जाओ, एक्सेस कार्ड लेकर आओ, एक फ्लोर की सीढ़ियां उतरो, और फिर वहां पे भी वही प्रोसेस, बाहर से कार्ड लगाओ, अपना काम अंदर करवाओ, फिर अंदर से कार्ड लगाओ, बाहर निकलो, मतलब ये चलता रहता था। इस चीज को लेकर वेरी वेरी पर्टिकुलर थे लोग। और एक और चीज थी जिसको लेकर एक्सट्रीमली पर्टिकुलर, एक तो ये वाली चीज थी एक्सेस कार्ड की, और एक और चीज थी, उसको बोला जाता था जी टाइम शीट। हर फ्राइडे को, क्योंकि फ्राइडे तक वर्किंग था, सैटरडे ऑफ होता था, या कहते हैं बाय द वीकेंड आपको उस हफ्ते की टाइम शीट भरनी ही भरनी है। नाउ व्हाट इज टाइम शीट? क्योंकि अलग अलग क्लाइंट्स का अलग अलग काम आता था हमारे पास, तो हमें बताना पड़ता था कि मंडे को अगर मेरे वर्किंग आवर्स 8 हैं, 8 में से मैंने किस क्लाइंट का कौन सा काम किया है। कई बारी एक ही क्लाइंट के 4 अलग अलग चीजें चल रही हैं, उसके 4 साल के केसेस खुले पड़े हैं जी। फाइनेंशियल ईयर लेटर से 2010-11 का भी खुला पड़ा है, 11-12 का भी खुला पड़ा है, तो अलग अलग काम के अलग अलग उन्होंने कोड्स जनरेट किए थे। तो क्लाइंट कोड भी था, और एक वर्ड था जॉब कोड, मतलब जॉब मतलब काम, टास्क, टास्क कोड के। तो कौन से क्लाइंट कोड का कौन सा जॉब कोड में मैंने कितना काम किया, वो मुझे मंडे टू फ्राइडे का पूरी डिटेल लिखनी पड़ती थी, एक टाइम शीट फिल करनी पड़ती थी। सिर्फ मुझे थोड़ी ना, ईच एंड एवरी एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो सीनियर मोस्ट पार्टनर क्यों ना हो, सबको टाइम शीट फिल करनी पड़ती थी। और अदर इस चीज को लेकर इतने ज्यादा पर्टिकुलर थे कि अगर मैंने लेटर से पिछले वीक की टाइम शीट नहीं भरी ना, मंडे को मुझे ये बोला जाता था भरो, सबसे पहले आप बाकी काम छोड़ो, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग भरो पिछले हफ्ते का। इस चीज को लेकर वेरी वेरी पर्टिकुलर थे। सो एक बारी ना, एक फ्राइडे की बात है, क्योंकि क्या होता है ना, फ्राइडे को वैसे भी जैसे लंच टाइम हो जाता है ना, लंच करके कोई आए तो उसके बाद बैठना 2-3 घंटे वो फॉर्मेलिटी होती थी, मेरे लिए नहीं सबके लिए। सबका हिम्मतें टूट चुकी होती थी मंडे टू थर्सडे काम करके, फ्राइडे वॉज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, स्पेशली आफ्टर लंच। फिर तो घड़ी की तरफ होता था कि 4:30 कब बजेंगे और कब यहाँ से हम भाग। तो मेरी जो सीनियर थी, जिनके साथ मैंने ज्यादातर काम करना होता था, हर शी वॉज अ न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो जब मैंने ज्वाइन किया, उन्होंने भी तकरीबन 3-4 महीने पहले ही ज्वाइन किया था, उनका नाम था सोनल। वैसे वेरी गुड, ठीक है। एक फ्राइडे की बात है, तो अभी लगभग 4 कुछ 4:15 बज रहे होंगे, और ना वो टाइम शीट अपनी भर रही, ठीक है। एंड व्हाट आई नोटिस, क्योंकि उनका स्टेशन मेरे स्टेशन के पास ही था, सो व्हाट आई नोटिस इज कि वो अपनी चेयर दूर करके बस अपने लैपटॉप में खुली हुई टाइम शीट को ना घूर रही है, कुछ लिख नहीं रही, बस घूर रही है। सोची जाए सोची जाए। तो मैंने ही बोल दिया, क्योंकि मैं भी वेली थी, मैंने बोल दिया, मैंने कहा सोनल यार, इस हफ्ते तो मैंने आपके साथ ही सारा काम किया, तो मुझे याद है ना कि कौन से क्लाइंट पे कितने घंटे हमने काम किया, कि कौन से टास्क पे किया, तो मुझे सब याद है, मैं आपकी हेल्प कराऊं। मैंने अभी भी अपनी भरी भी नहीं है, हम दोनों साथ बैठ के भर लेते हैं। कहती कि नहीं यार, मुझे सोच समझ के भरना है, नहीं तो ना कॉस्टिंग में फर्क आता है। तो मेरे को जागी क्यूरियोसिटी कि सोच समझ के भरना, कॉस्टिंग में फर्क क्या आता है। मैंने कहा सोनल, फिर आप मुझे बता दो क्या भरना है, क्योंकि मैंने अभी तक अपनी भरी नहीं है। तो ऑल दिस वाइल ड्यूरिंग दिस कॉन्वर्सेशन शी वॉज लुकिंग एट अ लैपटॉप, और जो मुझसे बात कर रही है मेरी तरफ नहीं बात कर रही, शी वॉज लुकिंग एट अ लैपटॉप। व्हेन शी सेड दिस कि यार मैंने भी नहीं भरी, आप मुझे बताओ कहीं मेरी वजह से कॉस्टिंग में ना फर्क आ जाए। दैट वॉज द मोमेंट व्हेन शी एक्चुअली लुक्ड अप एट मी। मैं खड़ी थी, वो बैठी थी। कहती तुम आर्टिकल लोगो, तुम सस्ते लोगो, कुछ भी भर दो, फर्क नहीं पड़ता। बाई चांस वो था सर्दियों का टाइम, मैंने पहना हुआ था ब्लेजर, ब्लेजर फुल कॉर्पोरेट फील, और वो कॉर्पोरेट फील जो यहाँ थी, 1 सेकंड में खत्म। क्यूरियोसिटी भी मर गई मेरी। पहले मैंने सोचा था कि चलो यार, फ्राइडे को नहीं बता सकती तो मंडे को तो पूछूंगी कॉस्टिंग में फर्क क्या है, मैंने पूछा ही नहीं। एंड उसके बाद अल्टीमेटली मुझे बाद में चीजें समझ में आई कि कॉस्टिंग में क्या फर्क आता है। ध्यान से सुनना जी, हमें स्टाइपेंड मिलता था 6,000 पर मंथ का, पूरे साल में बताना 12 महीने 72,000। अच्छा, पूरे साल में हमसे काम करने की एक्सपेक्टेशन थी, आप संडे सैटरडे हॉलीडेज वगैरह निकाल दो, तो 365 में से तकरीबन तकरीबन 250 दिन काम करने की एक्सपेक्टेशन थी, और एक दिन में 8 घंटे काम करने की एक्सपेक्टेशन थी। बता रहे हो कितना आ रहा है ये? नहीं, डिनोमिनेटर 2,000 है ना, ये डिवीजन कर रही हो, ऊपर क्या है 72,000 डिवाइडेड बाय 2,000, तो पर आवर कॉस्टिंग कितनी आ गई, 36 पर आवर।
यानी कि पीडब्ल्यूसी की एक्सपेक्टेशन ये थी कि अगर आस्था को हम हर महीने 6,000 का स्टाइपेंड पे कर रहे हैं, तो मतलब आस्था से 1 घंटे की प्रोडक्टिविटी का उसको हम 36 रुपया पे कर रहे हैं। ठीक है, औकात ये थी। उसके बाद जी, जो हमारे जो सोनल थी, सोनल वॉज एसोसिएट, ठीक है, न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसको तकरीबन 60,000 रुपए की सैलरी मिलती थी पर मंथ। उसके लिए भी यही सेम काम, तो सीधी सीधी बात में से 10 गुना। ठीक है, ये तो सोनल तो न्यूली क्वालिफाइड थी, ये प्रमोट होती, देखो अलग अलग डेजिग्नेशन है, एसोसिएट के ऊपर होता है असिस्टेंट मैनेजर, फिर मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर, उसके बाद एसोसिएट डायरेक्टर, और उसके बाद डायरेक्टर। डायरेक्टर को एक्चुअली हम, क्योंकि फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर भी बोल देते हैं, वो पार्टनर में भी डेजिग्नेशन थी, नया पार्टनर है या सीनियर मोस्ट पार्टनर है। जैसे कि हमारे ऑफिस में बैठते थे, ही वॉज ऑल इंडिया ट्रांसफर प्राइसिंग हेड, तो उनकी एज कम्पेयर टू नॉर्मल पार्टनर मच मच हायर सैलरी होती थी ना। ऑल ऑफ दीज पीपल आर एक्चुअली पेड, तो इनके लिए भी कॉस्टिंग कुछ ना कुछ निकाली हुई है। और सोचो पार्टनर लेवल तक जाते जाते कहीं ना कहीं ये कॉस्टिंग आराम से 20-25 हजार पर आर की भी हो सकती थी। ठीक है, नाउ हर एम्प्लॉय को टाइम शीट भरते हुए क्यों सोचना पड़ता था, वो ध्यान से सुनो। प्रैक्टिकल बात ये है कि कुछ क्लाइंट्स होते हैं जी बेवकूफ, बेवकूफ इन द सेंस, ये असली में हुआ है। एक क्लाइंट को कोई काम आया जी, ठीक है, और सीधा उन्होंने मेरे से काम करवाया इन द सेकंड ईयर ऑफ माय आर्टिकलशिप। एक एक्सेल डॉक्यूमेंट बनाना था, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया, मुझे बोल दिया चक के क्लाइंट को मेल कर दे और बिल रेस कर दे। जब मैंने बिल रेस करना था तो मुझे पता चला क्लाइंट ने उस चीज के 50,000 रुपए दिए हुए हैं। वो काम जो कि एक आर्टिकल ने किया, लगभग 3-4 घंटे लगाकर किया, और उसमें किसी ने कोई रिव्यू तक नहीं मारा क्योंकि इतना बेसिक काम था, और उसके क्लाइंट ने 50,000 रुपए दे दिए। कुछ क्लाइंट्स होते हैं महाबेवकूफ। अच्छा जी, कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं कि बड़े गंदे क्लाइंट्स होते हैं, वो एक्चुअली जस्ट बिकॉज ऑफ एक ब्रांड नेम या कह लो या बाकी अदर थिंग्स, या कैसे भी कह लो कि शुरू कैसे किया था और 7-8 साल बाद कैसे हो गए, काम होता है उनका इतना ज्यादा, फीस होती है इतनी सी, करना पड़ता है जी। जब आप लोग एक्चुअली प्रैक्टिस में जाएंगे, ये तो मैं चलो एक बड़े लेवल की बात कर रही हूँ, इवन छोटे लेवल पे भी होता है। आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करना, शुरू के 1 साल में फ्री में रिटर्न फाइल करोगे, ये भी होता है, करनी पड़ती है जी। उसके बाद धीरे 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 काम शुरू होता है, सामने क्लाइंट डीलिंग करके देखना, क्लाइंट से पैसे निकलवाना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल था, राइट। उसको समझाना, नहीं जी आपका ऑडिट में इतना ऑडिट करना पड़ता है। अभी कल भी मैं एक अपने सीए दोस्त के साथ ही बैठी थी, तो वो ऐसे बता रहा था कि नहीं अभी है ना, वो अगस्त में आईटीआर की, जुलाई में भी डेडलाइन है, कुछ डेडलाइन अगस्त में भी है नॉन ऑडिट वाले असेसीज की। ठीक है, और उसके बाद कहता है कि यार सितंबर में ऑडिट कैसे होंगे, हमारे ऑडिट में बहुत टाइम लगता है। जैसे क्लाइंट जो है वो फीस औखी नहीं देते या कम देते हैं, या मान लो बात हुई लेटर से 20,000 में, ठीक है, बाद में जब इनवॉइस रेस किया भाई 15,000 लेके खत्म करना, तो ये चीज होती है। सो आप सोचो पीडब्ल्यूसी के पास ऐसे क्लाइंट्स भी थे कि जिनकी फीस थी बहुत कम, काम था बहुत ज्यादा। अगर तो हम एक्चुअल बेसिस पर टाइमशीट भरने लग गए कि नहीं जी जहां काम कर रहे हो जितना कर रहे हो उतना ही फिल करते जाओ टाइमशीट में, तो कॉस्टिंग में फर्क कैसे आता है, ध्यान से सुनना। हर काम की एक काइंड ऑफ छोटू सी प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट या कॉस्ट शीट बनती थी। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, किस काम की कितनी फीस है, माइनस कर दो यहां से जी जितने भी एम्प्लॉय कॉस्ट थी। अब एम्प्लॉय कॉस्ट में आर्टिकल भी आएगा, एसोसिएट भी आएगा, फिर उसके बाद हमारे पास लेटर से असिस्टेंट मैनेजर भी आएगा, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, फिर करते करते पार्टनर लेवल तक। अगर जिस क्लाइंट की फीस ही छोटू सी आ रही है और हमने उस पर काम करना होता था बहुत ज्यादा, तो ये सारी कॉस्टिंग तो ज्यादा ही हो जाएगी ना। अल्टीमेटली यहाँ पर तो लॉसेस देने लग जाएंगे कि जी इस क्लाइंट के इस काम की वजह से इस टीम का है, इस टीम का लॉस जनरेट हो गया। एंड ऑल्सो लेटर से एक क्लाइंट है जिसने फीस अच्छी खासी दे रखी है, बट रियलिटी में उसमें एम्प्लॉय किसने काम किया, सिर्फ आर्टिकल नहीं, और वो भी बहुत कम घंटे का के लिए काम किया, तो उसकी एम्प्लॉय कॉस्ट बहुत छोटू सी आएगी और बढ़ चढ़ के प्रॉफिट आने वाला है। तो अल्टीमेटली ना ये चीज ठीक नहीं मानी जाती थी कि किसी काम में तुम लॉस दिखा रहे हो और किसी काम में बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिखा रहे हो, तो बोला जाता था बैलेंस कर लो। बैलेंस करने का मतलब जिसकी फीस कम, आप टाइम शीट भी कम भरो उसकी, जिसकी फीस ज्यादा उसमें टाइम शीट भी ज्यादा भरो। अब वाकई उस काम में जो मैंने किया और सीधा क्लाइंट को चिपका दिया, क्लाइंट को थोड़ी ना पता आर्टिकल ने काम किया,
ठीक है, अल्टीमेटली फीस ज्यादा आ रही है, तो उस क्लाइंट कोड में या जॉब कोड में तो पार्टनर भी अपने आवर्स की बुकिंग करेगा, जबकि पार्टनर लेवल तक तो चीज पहुंची भी नहीं थी रिव्यू करने को। सो लॉजिक ये था, दैट इज वाई सोनल का ये कहना कि टाइमशीट हमें सोच समझ के भरनी पड़ती है, कॉस्टिंग में फर्क आता है, टीम की प्रॉफिटेबिलिटी में फर्क आता है, ये उसका कहना लॉजिकल था। अब आर्टिकल का क्या फर्क पड़ रहा है, 1 घंटा या 2 घंटा, 4 घंटे भी इधर उधर कर दो, 100-200 रुपए वाली बात है, कौन सोच रहा है जी इसके बारे में, राइट। सो ये चीज थी, ये तो मैंने आपको बता दिया व्हाट प्रैक्टिकली हैपेंस। आप लोग भी जब जॉब में जाओगे और लेट अस से मल्टीपल चीजें एक साथ करते हो, मल्टीपल क्लाइंट्स का काम करते हो, मल्टीपल असाइनमेंट्स करते हो, सो यू हैव टू बुक दिस काइंड ऑफ थिंग। ठीक, राइट नाउ माय यंगर सिस्टर, शी इज नॉट वन ऑफ द बिग फोर्स, बट स्टिल वो काम कर रही है बेन एंड कंपनी में, दैट इज ऑल्सो कंसल्टिंग फर्म। ठीक है, तो कंसल्टिंग फर्म में उसको भी अपनी टाइम शीट भरनी होती है, क्योंकि अलग अलग काम चल रहे होते हैं, उनके पास अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, तो हफ्ते में किस प्रोजेक्ट पे कितना टाइम लगाया उनको भी बताना पड़ता है। ठीक, अच्छा जी, नो मैंने आप सबको ये क्यों बताया, अब आप ये देखो, मेन चीज थी ये कि ऑर्गेनाइजेशन पहले से ही कैलकुलेट करके बैठी है कि आर्टिकल अगर कोई हायर किया जिसको 6,000 रुपया पर महीना पे करना है, मतलब उस आर्टिकल की 1 आवर की कॉस्टिंग इज 36, ये पहले से सोच के बैठी है। और हर ऑर्गेनाइजेशन ये सोचकर बैठी होगी, क्यों, मान लीजिए आपने ना कोई फर्नीचर आइटम बनवानी है, आप गए यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया में किसी भी फर्नीचर फैक्ट्री में चले गए, तो आपने ये बोल दिया कि लेटर से मुझे एक टेबल बनवाना है, थोड़ा सा वो कोट आपको पहले से करेंगे प्राइस। अब थोड़ा सा वो कोट कैसे करेंगे, अल्टीमेटली व्हाट इज देयर लॉजिक जी, कितनी तो लकड़ लगनी है, इतने किलो लकड़ लगनी है, और अलग अलग टाइप ऑफ लकड़ का अलग अलग भाव चल रहा है, ये सब उनको पहले से ही आइडिया चल रहा है जी। बट व्हेन इट कम्स टू लेबर, खुद ऐसे लोग लेबर वर्ड यूज करते हैं जी, अगर आपकी सिंपल सी आइटम है तो लेबर कम लगेगी, अगर बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन इन्वॉल्व है तो लेबर ज्यादा लगेगी। लेबर क्या मतलब है, आर्ट्स कम या ज्यादा। उन्होंने पहले से हिसाब किताब लगाया हुआ है कि आर्ट्स को वेज रेट पर आर, ये उनकी पहले से ही एक एस्टिमेशन चल रही है, तभी आपको वो कोई ना कोई प्राइस कोट कर पाएंगे। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये तो नहीं कहेगी ना, एक काम करो आपकी चीज बना देते हैं, जब बन जाएगी ना तब मुझे पता चलेगा कि लेबर कितने आवर्स की लगी थी और कितने रुपए में लगी थी, तो मैं जाके आपको फीस बता दूंगा। नहीं, हमेशा वो कोट पहले से तैयार होगा, राइट। अच्छा, ऐसे ही चलो, अभी आपके पास सीए इंटर में लेटर से कोई हायर्ड फैकल्टी नहीं है, मान लो चलो फाउंडेशन में हायर्ड फैकल्टी है, अब हम ये तो नहीं कह रहे ना कि सीए फाउंडेशन वाले बच्चों को तुम पढ़ लिख जाओ, बाद में देखते हैं फैकल्टी को क्या पे किया है, उसके हिसाब से तुमसे फीस ले लेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। पहले से ही फैकल्टी पेमेंट का कुछ ना कुछ आइडिया है, चाहे इनको हम पर आवर के हिसाब से दें या पर मंथ के हिसाब से दें, वट एवर दैट आइडिया हमेशा पहले से ही रहेगा ना, और वही आपकी फीस में बिल्ट इन भी रहेगा, राइट। सो पॉइंट इज दैट हर ऑर्गेनाइजेशन पहले से ये वेज रेट पर आवर एस्टिमेट करके रखेगी ही रखेगी, ठीक है, ताकि सेलिंग प्राइस कस्टमर को कोट किया जा सके। गॉट इट। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये वेज रेट पर आवर कैसे कैलकुलेट होता है, दैट इज आवर मेन टॉपिक, बट उसके लिए भी मैं कुछ बात करना चाहूंगी। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनकी लेटर से रिसेंटली ही फैमिली में या दोस्तों की नौकरियां लगी होंगी, कोई प्लेसमेंट हुई हो किसी की रिसेंटली, रिसेंटली चलो लेटर से रिसेंटली किसी की नौकरी लगी, लेटर से आपके किसी दोस्त की या कजन वजन की किसी की लग गई होगी, तो सबसे पहले आपकी तरफ से तो नहीं हो सकता है, घर के एल्डर्स की तरफ से एक सवाल आता है, अच्छा कितना पैकेज आता है, मान लो सामने वाले ने बोल दिया 20 लाख का पैकेज, फिर हर महीने कैश इन हैंड कितना आएगा, यही बैंक में कितना आएगा। तो जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं वो पूछते हैं कॉस्ट टू कंपनी कितना है और कैश इन हैंड कितना है, सुने हुए ये वर्ड, सीटीसी, सीटीसी कॉस्ट टू कंपनी और कैश इन हैंड, ये दो अलग अलग चीजें क्यों है भाई, कैश इन हैंड और कॉस्ट टू कंपनी। नहीं, आप बोल रहे हो सब कुछ इंक्लूडेड होता है, लिखिता क्या इंक्लूडेड होता है कॉस्ट टू कंपनी। देखो अगेन, आप ठीक बता रहे हो, कॉस्ट टू कंपनी मतलब कंपनी एम्प्लॉय के लिए क्या खर्चा कर रही है, और सारा का सारा खर्चा उसके हाथ में या उसके बैंक अकाउंट में एज अ कैश नहीं जाता जी। कोई ऐसा खर्चा भी है जो कंपनी तो कर रही है बट वर्कर को वो कैश फॉर्म में नहीं मिल रहा जी। फॉर एग्जांपल आपने मुझे नाम दिया पर्क्स का, नाउ व्हाट डू वी मीन बाय पर्क्स, नॉन कैश बेनिफिट्स। पर्क्स का कोई एग्जांपल दोगे, टैक्स पढ़े हुए बच्चे तो बता सकते हैं। लेट अस से हमारे पास कंपनी ही कैब फैसिलिटी अरेंज करके देती है, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी,
रेंट फ्री अकोमोडेशन दे देती है, लंच अलाउंस दे देती, लंच करवा देती है, मील्स करवा देती है, राइट। अब अल्टीमेटली ध्यान से सुनिए, ये सभी खर्चा कंपनी इनकर कर रही है, इसलिए कंपनी जब भी ये वेज रेट पर आवर निकालेगी उसके लिए बेसिस हमेशा कॉस्ट टू कंपनी रहेगा। वो ये बोलेगी कम एक एम्प्लॉय के लिए हम कितना खर्चा कर रहे हैं, ये नहीं है कि एक एम्प्लॉय के बैंक अकाउंट में कितना पैसा डाल रहे हैं, एक एम्प्लॉय के लिए कंपनी कितना खर्चा कर रही है। फॉर एग्जाम्पल मेडिकल कैंप लगा दिया जी 100 लोगों के लिए, तो पर एम्प्लॉय खर्चा कितना है उस मेडिकल कैंप का, वो भी कॉस्ट टू कंपनी का हिस्सा बन जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले तो हमारे पास जो बिल्कुल पहली स्टेटमेंट रहेगी, मैं आपको पेज नंबर अभी बता देती हूँ, आई थिंक सो 3.1 ही होने वाला है वो, सबसे पहला पेज ऑफ द चैप्टर ये। हाँ जी, आप ये देखिए, एक हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव लेबर कॉस्ट। कॉस्ट का पूरा नाम कॉस्ट टू कंपनी, मतलब कंपनी को क्या क्या लेबर कॉस्ट या एम्प्लॉय कॉस्ट इनकर करनी पड़ सकती है। दिस इज जस्ट अ सैंपल इन फ्रंट ऑफ यू, एक एक आइटम पढ़ते हैं ना। ये स्टेटमेंट में कुछ ऐसी आइटम्स हैं जो कि जनवरी 27 वाले बच्चे तो पहचान जाएंगे, बट मैंने अपनी तरफ से पूरा एक्सप्लेन करना है जी। मेरे 27 वाले बच्चों ने इनकम टैक्स नहीं पढ़ा हुआ, मुझे उनको पूरा एक्सप्लेन करना जी। हमेशा पैकेजेस कैसे बनाए जाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिक सैलरी नाम की एक चीज होती है जी, बेसिक पे पैकेज जिसको बोल देते हैं बेसिक पे। अब उसमें ऐड होता है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस को हिंदी में बोलते हैं महंगाई भत्ता। जो हमारे पास एक तरीके से कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज होता चला जाता है, महंगाई आती जाती है, उस चीज को कॉम्पनसेट करने के लिए डियरनेस अलाउंस। नो, जनवरी 27 वाले बच्चों, आपने टैक्स में पढ़ा होगा डियरनेस अलाउंस फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पता नहीं क्या वर्ड यूज है। हाँ जी, जो भी है, इधर कोई चक्कर नहीं, इधर एक ही डियरनेस अलाउंस है। मुझे पता ही नहीं वो वर्ड क्या होते हैं, मुझे इतना पता है कुछ अलग अलग चीजें होती है डीए में भी, यहाँ पर डीए एक ही है। फिर है जी बोनस, परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस, अप्रेजल बेस्ड बोनस। उसके बाद कमीशन भी हो जाती है, कई लोग कमीशन बेसिस पर, लेटर से हमारे पास कोई सेल्समैन है, जितने यूनिट तुम बेचोगे या जितने कस्टमर तुम बनाओगे उसके हिसाब से कमीशन है, ये सब भी कॉस्ट टू कंपनी का हिस्सा है जी। अदर अलाउंसेस, कैश फॉर्म में ही अदर अलाउंसेस चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एजुकेशन अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस, एम्प्लॉय खुद की गाड़ी में आ जा रहा है तो उसको हमने ट्रांसपोर्ट अलाउंस दे दिया है जी। या उसको कई बार हम टेलीफोन अलाउंस, वो खुद का मोबाइल फोन का खर्चा इनकर कर रहा है वर्क पर्पस के लिए, बट उसको हमने वो अलाउंस भी दे दिया। बट ये सारे एक्स्ट्रा कैश बेनिफिट्स हैं। नाउ एक और चीज आ गई जी, पर्क्स, जिसको आपने बोला पर्क्विजिट्स, नॉन कैश बेनिफिट्स, जिसके एग्जाम्पल अभी डिस्कस किए थे कि रादर देन हम उसको रेंट अलाउंस पे करें, हम उसको बोलते हैं नहीं तो हमारी अकोमोडेशन में ठहर जा, फ्री में, रेंट फ्री अकोमोडेशन। ठीक है जी, ऐसे ही जी हमारी कैब में आ जाया कर, कैब फैसिलिटी दे दी। ठीक है, बाकी जितने भी पर्क्विजिट्स आप अपने पास इनकम टैक्स में पढ़ ली। अब एक चीज मुझे बतानी है जी, देर इज समथिंग कॉल्ड एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। जनवरी बैच में कौन बच्चा मुझे बताएगा प्रोविडेंट फंड क्या होता है? एनीवन इन जनवरी बैच? और भी कोई बता दो, पता तो होगा सबको, पढ़ रखा है, पढ़ रखा है। रणवीर बता सकते हो? अरे सैलरी चैप्टर नहीं पढ़ा आपने? मोहन नहीं, लॉजिक है फंड जम बनाने का। नहीं नहीं नहीं, सैलरी का कुछ पार्ट डालते हैं, सारी बात ठीक है, व्हाट इज द लॉजिक? ईपीएफ का लास्ट में होता क्या है? रिटायरमेंट। अब ध्यान से सुनना, एज अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट कह लो। अब सरकार ने एक योजना बनाई थी ये कि हर महीने सैलरी का कुछ हिस्सा प्रोविडेंट फंड में जमा हो जाए और उस पर आगे इंटरेस्ट बढ़ता जाए, इंटरेस्ट कैलकुलेट होता जाए, सो दैट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉय उसके पास एक लमसम बड़ी सारी एक रिटायरमेंट फंड उसका क्रिएटेड है। ठीक, नो, ये योजना कैसे अब हमारे पास ऑपरेट होती है, ध्यान से सुनना। हर महीने की सैलरी में एम्प्लॉय कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, कुछ कुछ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा, बट कुछ एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा। ये चीज है, ऐसा नहीं है कि इट इज ओनली वर्कर की हेडेक, भाई तुम भी अपना फंड में पैसे जमा करवाया करो, वो भी जमा करवाएगा बट एम्प्लॉयर भी जमा करवाएगा। अब बात ऐसी है कि जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है अल्टीमेटली वो तो एम्प्लॉय का अपना खर्चा हो गया,
बट जो एम्प्लॉयर जमा करवाता है एम्प्लॉय के नाम का, हर एम्प्लॉय का अलग अलग ईपीएफ अकाउंट, प्रॉपर अकाउंट नंबर बनता है जी यहाँ पर। तो एम्प्लॉयर ने अल्टीमेटली जो खर्चा किया, जो ये जमा करवाया पैसा, किसके बेनिफिट के लिए, किसके नाम के लिए, वर्कर के नाम के लिए, एम्प्लॉय के नाम के लिए, तो ये भी तो कॉस्ट टू कंपनी का हिस्सा हो गया, है ना। तो एक वर्ड आपके पास आ रहा है बेटा जी, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, कॉमा। अब एक और चीज है, अच्छा आप उधर ग्रेचुटी वगैरह में भी होता है, Yes, ma'am. चलो ग्रेचुटी मतलब जहां जहां एम्प्लॉयर खर्चा कर रहा है फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय, वो हमने यहाँ पर डाल देना है। अब एक वर्ड है जी यहाँ पर, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, स्पेशली फैक्ट्री वर्कर्स के लिए एप्लीकेबल है, बिकॉज समटाइम्स फैक्ट्रीज आर बीइंग रन इन वेरी हैजार्डस कंडीशन। कई वर्कर को हैवी मशीनरी ऑपरेट करते कुछ नुकसान ना हो जाए, कुछ है तो इंश्योरेंस करवाया जाता है वर्कर के नाम का। उसमें भी मैकेनिज्म यही है, उस इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए कुछ खर्चा एम्प्लॉय खुद कर रहा है, वर्कर खुद कर रहा है, और कुछ कंपनी भी डाल रही है उसके लिए, उसके नाम का प्रीमियम पे कर रही है, राइट। तो इधर भी जो भी खर्चा कंपनी इनकर कर रही है फॉर वर्कर्स बेनिफिट, वो तो कॉस्ट टू कंपनी का हिस्सा बनेगा ही बनेगा। डन। ये सारी चीजें जो भी अवेलेबल होती है, बस आपको पहचानना कॉस्ट टू कंपनी है या नहीं है। अल्टीमेटली ये सारी चीजें ऐड करके आ जाता है बेटा वर्ड ग्रॉस नॉर्मल टाइम वेजेस। फिलहाल यहीं तक ही रखेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। इसी ग्रॉस नॉर्मल टाइम वेजेस को न्यूमरेटर में रख के डिनोमिनेटर में रख लिया इफेक्टिव लेबर आवर्स। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय इफेक्टिव लेबर आवर्स? टोटल आवर्स माइनस नॉर्मल आइडल टाइम। अब मुझे ये मीनिंग समझाना है बेटा। जो मुझे स्टाइपेंड मिलता था पीडब्ल्यूसी से 6,000 पर मंथ मिलता था। अब ये तो वो बात थी ना कि मुझे तो साल के 365 दिन के लिए मिल रहा है, पर मंथ मिल रहा है। वो अलग बात है, इन्होंने माइनस करवाए संडे एंड बाकी की छुट्टियां, सैटरडे ऑल्सो वट या कुछ परमिटेड लीव्स के हिसाब से इन्होंने नेट कितना निकाल लिया था, 250। तो जितना भी ये परमिटेड है, यू आर अलाउड टू टेक सैटरडे एंड संडेज ऑफ, यू आर अलाउड टू टेक फेस्टिवल्स ऑफ, यू आर अलाउड टू टेक मोर देन दैट 15 सिक लीव्स या कैजुअल लीव्स ऑफ, वट एवर इज अलाउड, जो कि कंपनी मान के चल रही है कि 365 में से लेटर से हमारे पास कुछ दिन वर्कर आएगा ही नहीं आएगा, 115 दिन बन गए ही है कि 115 दिन वर्कर ने आना ही नहीं है, उसने काम ही करना 250 दिन के लिए। तो बेटा इसको हम एक हिस्सा बना सकते हैं नॉर्मल आइडल टाइम का। ना दो बातें हैं यहाँ पर, आइडल और एक वर्ड है नॉर्मल। आइडल का मतलब बताओगे? खाली बैठना। वर्कर को उस टाइम की पेमेंट तो कर रहे हो, बट वर्कर ने काम नहीं करना, है ही नहीं वो। अच्छा, आप बिटवीन अ डे भी सुनना, हम टाइमशीट भले ही 8 घंटों की भरते थे बेटा, हमारी फिजिकल अवेलेबिलिटी इन दी ऑफिस यूज्ड टू बी 9 आवर्स। अब 9 आवर्स में से 1 घंटा तो लंच ब्रेक, टी ब्रेक, नॉर्मल फटीग का चलो हो ही जाता था। तो अगर वर्कर वैसे प्रीमाइसेस में अवेलेबल है 9 आवर्स के लिए, उससे प्रोडक्टिविटी आप फुल 9 आवर्स की एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हो। अब ऑफिस में हमारे पास यहाँ पर प्रीति मैम आते हैं, हर रिपोर्टिंग टाइम इज यूजुअली 10 AM टिल 6 PM। कितने आवर्स हो गए? 10 AM टू 6 PM बताना, 8 आवर्स। अब मैं बोल दूं कि जैसे ही प्रीति मैम पहुंचे, बस 10 बजे फटाफट अपना लैपटॉप लेके बैठ जाएगी और 6 घंटे तक लगातार काम करती रही, पॉसिबल है? इंसान है वो भी, मशीन थोड़ी ना है। अल्टीमेटली चाय भी पियेंगे बीच में 2-3 बारी, लंच भी अपना करेंगी, फिर फोन चला लिया, थोड़ा सा इंस्टाग्राम चला लिया, थक गए काम करते करते, ब्रेक चाहिए। कई बार मैं भी ऑफिस में बैठ के ये कर रही होती हूँ, कई बार धीरे सर साहिल सर भी इंस्टाग्राम चला रहे होते हैं। नॉर्मल इंसान है यार सभी लोग अल्टीमेटली। अब पेमेंट तो हम भी प्रीति मैम को 8 आवर्स की कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी में भी उनसे 7 आवर्स की एक्सपेक्टेड है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि उनको हम सैलरी 8 आवर्स की पे कर रहे हैं, हम मान के चल चुके हैं कि उनकी सैलरी 7 घंटों की जा रही है। ऐसे पीडब्ल्यूसी बुलाता हमें जरूर 9 आवर्स के लिए था, बट हमसे काम की प्रोडक्टिविटी 8 आवर्स की एक्सपेक्टेड थी। तो वो कहते थे कि जो इनकी पर आवर कॉस्टिंग निकालनी है, जो 36 उन्होंने निकाला हुआ था हमारा, तो वो 8 घंटों के हिसाब से निकाला हुआ था, भले ही हमारी अवेलेबिलिटी 9 आवर्स की होती थी। तो बेटा ये 1 आवर भी जो हो गया पर डे के हिसाब से, ये भी तो नॉर्मल आइडल टाइम ही हो गया। पता ही है कि एक वर्कर 9 घंटे आकर भी 1 घंटा तो काम उसमें से करेगा नहीं, लंच ब्रेक, टी ब्रेक, वटेवर। कई बार ऐसा होता है एक काम खत्म किया, दूसरे के लिए सेटअप, या आप ऐसे बोलो कि लेटर से जी मशीन बंद पड़ जाती है, उसको दोबारा चलाना, जो भी चीजें होती हैं, ये सारी चीजों को हम नॉर्मल आइडल टाइम का हिस्सा बना देते हैं। नॉर्मल मतलब वटेवर इज एक्सपेक्टेड, कुछ भी सरप्राइज वाली बात नहीं थी, पता था कि ये होगा, उसको हम बोल देते हैं नॉर्मल। तो
हाँ जी। you know, any other sources you are, was, that's why contribution भी आता है. रिट्रेंचमेंट कंट्रीब्यूशन, अगर एम्प्लॉयर उसमें पैसे डालते हैं, मुझे पता नहीं इतना, एम्प्लॉयर उसमें पैसा डालता है तो आ जाएगा। मतलब रिट्रेंचमेंट कंट्रीब्यूशन है क्या, मुझे मीनिंग बताओगे, मैं भूली पड़ी हूँ सैलरी, मुझे नहीं आता सैलरी निकाल, अरे वो बात की बात है, डे टू डे मतलब रेगुलर रूटीन में तो नहीं पैसा जाता ना इसका, व्हेन एम्प्लॉइज इज गोइंग अवे तब जाता। अच्छा रिट्रेंचमेंट, अच्छा वो नहीं जो रेगुलर रूटीन है वो उसके हिसाब से, मतलब एम्प्लॉय हमारा बना हुआ है, हर महीने जैसे हम पीएफ में डालते हैं पैसा, हर महीने ईएसआई में डालते हैं पैसा। हाँ जी। नाउ पॉइंट इज, हमारे पास न्यूमरेटर में हमने रखा ग्रॉस नॉर्मल टाइम वेजेस, जैसे जो कि मेरे लिए कैलकुलेट हो चुकी थी 72,000। डिनोमिनेटर में इफेक्टिव लेबर आवर्स जो कि हमारे लिए कैलकुलेट हुए थे 2,000, तो उसके हिसाब से इफेक्टिव आर्ली वेज रेट कितना आ गया था 36। तो ये लॉजिक क्लियर है, इफेक्टिव लेबर आवर्स मतलब टोटल आवर्स माइनस नॉर्मल आइडल टाइम। आप नॉर्मल आइडल टाइम को एक्सपेक्टेड आइडल टाइम भी बोल सकते हैं, 9 में से -1, ऐसे ही 365 में से -115, जो भी वट एवर इज परमिटेड, वट एवर इज अलाउड एंड वट एवर इज एक्सपेक्टेड, वो सब हटा दो। एक तरीके से बोलो, इफेक्टिव लेबर आवर्स मतलब एक्सपेक्टेड प्रोडक्टिव आवर्स, प्योरली प्रोडक्टिव, एक्सपेक्टिव प्रोडक्टिव आवर्स, इफेक्टिव लेबर आवर्स का मतलब कि ले दे के वर्कर से कितने आवर्स काम करने की एक्सपेक्टेशन है। ठीक है जी। नाउ मैंने जो एक चीज पेंडिंग रखवाई है वो आपको रखवाई है जी ओवर टाइम वेजेस, राइट ना। ओवर टाइम का मतलब क्या होता है, वर्कर अगर अपने नॉर्मल वर्किंग आवर्स से ज्यादा काम करे, स्टे बैक करे या सैटरडे संडे को भी आ जाए जैसे मर्जी, अल्टीमेटली वो उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट लेगा। एक्स्ट्रा पेमेंट समटाइम्स एट अ हायर रेट ऑल्सो। मान लो पहले उसको हमने रखा हुआ था, मान लीजिए तो 200 पर आवर के लिए, अब अगर वो लेट शिफ्ट में काम करता है तो वो 200 पर आवर नहीं, वो कहेगा नहीं मेरे को तो 250 पर आवर या 300 पर आवर के हिसाब से पे करो। पर चलो जो भी वो बात का हिसाब किताब है, उस ओवर टाइम की जो ओवर टाइम पेमेंट है उसको हम यहां का हिस्सा नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि ओवर टाइम हर क्लाइंट के हर काम पे थोड़ी ना हो रहा है। जब मैंने नॉर्मल टाइम के हिसाब से 36 की कॉस्टिंग निकाल ली, मतलब जहां जहां मैं काम करूंगी वहां पर 36 पर आर बुक होता जा रहा है जी खर्चा, राइट। अल्टीमेटली क्या मैंने हर काम में ओवर टाइम करना है, हर क्लाइंट के हर काम के लिए? जी नहीं, ओवर टाइम बड़ी स्पेसिफिक चीज है, जहां पर जिस जॉब में लग रहा है, जिस काम में लग रहा है, वहां पर जाकर उसकी कॉस्ट शीट में अलग से ऐड कर दोगे, राइट। इसको अलग अलग जॉब्स में बांटने की जरूरत नहीं है, जहां के लिए हो रहा है वहां के लिए करोगे। इसलिए वेन एवर वी टॉक अबाउट इफेक्टिव आर्ली वेज रेट की कैलकुलेशन, मेरे लिए न्यूमरेटर में बेसिस क्या बनेगा, ऑलवेज एंड ऑलवेज नॉर्मल टाइम वेजेस। क्योंकि नॉर्मल टाइम के हिसाब से जो वर्कर को पेमेंट जा रही है, आपने जो वहां से एक रेट निकाल लिया, फॉर एग्जांपल मेरे केस में 36, सोनल के केस में 360, तो सोनल जहां जहां काम करेगी वहां वहां 360 पर आवर सोनल के नाम का बुक हो जाएगा कि ये सोनल की एम्प्लॉय कॉस्ट है, राइट। बट सोनल ने ओवर टाइम जो किया, जिस काम के लिए किया, वहां पर जाकर उसकी ओवर टाइम कॉस्ट बुक हो जाएगी। गॉट इट? क्लियर? हाँ जी। जिस एम्प्लॉय का ओवर टाइम होता है और उसके बाद शामिल केस रेट कैलकुलेट कर रहे हैं। उसका हम आर्ली वेज रेट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो नहीं करेंगे ना, वही करें नहीं करेंगे। अगर उस एम्प्लॉय ने ओवर टाइम किया भी, हाँ वो कॉस्ट टू कंपनी का हिस्सा तो है, बट क्या उसको इस कैलकुलेशन में रख के फिर तो मिक्स हो जाएगा ना। हमने ओवर टाइम किया लेटर से एक काम के लिए, और मैं टाइम शीट भर रही हूँ लेटर से फॉर 5 जॉब्स, और मैंने लेटर से यहाँ पे एक रेट निकाल लिया 100 पर आवर। हर जॉब में 100 पर आवर की बुकिंग हो रही है, और इस 100 पर आवर की बुकिंग में मैंने यहाँ पर इंक्लूसिव ऑफ ओवर टाइम भी लिख लिया, गलत नहीं हो जाएगा? ओवर टाइम तो सिर्फ एक जॉब के लिए किया था, बट आप उसकी कॉस्ट फैला रहे हो 5 जॉब्स में, गलत हो जाएगी वो चीज। इसलिए बोला जाता है इफेक्टिव आर्ली वेज रेट निकालने के लिए आपको बेसिस नॉर्मल टाइम वेजेस ही रखना है, एक्सक्लूडिंग ओवर टाइम ही रखना है। ठीक है? नहीं, यूज होगा जब हम कॉस्ट ऑफ अ जॉब निकालेंगे, तो हम ये बोलेंगे कि लेटर से ये 100 पर आवर का ही निकाल लिया,
ठीक है, एंड दैट जॉब नीडेड लेटर से 8 आवर्स टू कंप्लीट। तो उस जॉब की जब कॉस्ट शीट बनेगी लेबर में, हम ये बोलेंगे नॉर्मल टाइम बेसिस पर तो उसके 8 आवर्स लगे थे, और पर आवर नॉर्मल टाइम की कॉस्टिंग कितनी है 100। इस पर्टिकुलर जॉब में ओवर टाइम भी हुआ था लेटर से फॉर 3 आवर्स, एंड ओवर टाइम वॉज बीइंग पेड एट लेटर से 150 पर आवर। सो व्हाट इज द टोटल लेबर कॉस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर जॉब? अल्टीमेटली कॉस्ट शीट में तो वो चीज जाएगी, बट पॉइंट इज लेटर से ये है जॉब ए। अब इसी वर्कर ने एक जॉब बी भी की थी, और इसी वर्कर ने उस जॉब बी में अपने नॉर्मल टाइम के लेटर से 10 आवर्स लगाए थे ओनली, उसने कोई ओवर टाइम नहीं लगाया था। तो जॉब बी की कॉस्ट शीट में लेबर कॉस्ट कितनी जाएगी? सिंपली 10 इंटू 100, राइट? ओवर टाइम तो कोई हुआ ही नहीं, इस जॉब में तो कोई ओवर टाइम हुआ ही नहीं, तो ओवर टाइम देखो कॉस्ट शीट में जाएगा, बट जिस जॉब के लिए हो रहा है उस जॉब में डालिए, ऐसे करके, ठीक है? अल्टीमेटली है तो ये कॉस्ट टू कंपनी का हिस्सा। आप इसको ऐड करके एक वर्ड बोलते हो ग्रॉस लेबर कॉस्ट। ग्रॉस मतलब टोटल लेबर कॉस्ट टू द कंपनी, बट आप ओवर टाइम को इफेक्टिव अर्ली वेज रेट की कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके है यहां तक चीज? राइट, बेसिकली मैं ओवर टाइम वेजेस का टाइम लगेगी, इसमें अलग दिखानी पड़ेगी। अलग दिखानी पड़ेगी, वो कैलकुलेशन अलग है और उसकी चार्जिंग इन दी कॉस्ट शीट अलग है। हम बोलते हैं नॉर्मल आवर्स की चार्जिंग तो इस बेसिस पर हो जाती है कि आपने पहले से निकाल कर रख लिया वर्कर का एक 100 घंटे की पेमेंट है पर आवर। बाय द वे मुझे बताओ, पहले से एक्सपेक्टेशन के हिसाब से पता होता है कौन सा वर्कर किस जॉब पे कितना ओवर टाइम करेगा? नहीं पता होता। पहले से एक्सपेक्टेशन ये सेट है कि वर्कर को 250 दिन के लिए बुलाना है और 8 घंटे का काम निकलवाना है। यस यस तो ये सारी एक्सपेक्टेशन ही तो है, और एक्सपेक्टेशन में फिर आप यही तो बोलोगे नॉर्मल वेजेस कितनी दोगे वर्कर को। यू विल नेवर एक्सपेक्ट कि नहीं जी ओवर टाइम भी देना पड़ेगा वर्कर को, वो तो बाद की बात है, जब लग गया कॉस्ट शीट में डाल दिया, ऐसा है। ठीक है, मैं एक वहां पर लेबर को और किसी काम के में 8 घंटे लग गया है, और ठीक है। फिर उन्होंने 10 घंटे या 12 घंटे 6 घंटे जो थोड़ा एक्सेस काम है, हाँ वो हम इफेक्टिव आवर में वो एडमिट कर। देखो, अब कारण आता है कि उन्होंने एक्सेसिव आवर्स ओवर टाइम आवर्स लगाए क्यों। लेटर से किसी क्लाइंट ने जल्दी मचा रखी थी कि आज ही काम करके दो, तो उस क्लाइंट से रिकवर करेंगे। आप ये कह रहे हो कि वर्कर ने 8 घंटे तो नॉर्मल काम किया, उसने 4 घंटे स्टे बैक भी कर लिया, 4 घंटे फालतू लगा दिए। आगे मेरे पास ये आता है केस वाई ओवर टाइम वॉज डन। अब वो जब वाई के आंसर के पर डिपेंड करता है कि उसकी चार्जिंग क्या होगी, कैसे वो 4 घंटों का ओवर टाइम ट्रीट करेंगे हम। ठीक है, वो आगे का केस है। फिलहाल के लिए ओवर टाइम वर्ड को भूल जाओ बेटा। आप सोचो कोई ओवर टाइम ही नहीं होता, तो जो वेजेस है वो नॉर्मल टाइम वेजेस है, ओवर टाइम अलग से मेरे पास केस है। एक सेंटेंस पढ़ना, if question is silent, bonus and contribution to PF, ESI, etc. are to be based on basic salary plus DA। देखिए, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड या एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस हमेशा एक परसेंटेज के तौर पर दिया जाता है। ठीक है, जो भी परसेंटेज है, ये परसेंटेज अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो किसका परसेंटेज बनाओगे? बेसिक सैलरी और टीए का। ऐसे ही बोनस भी कई बार बोल दिया जाता है इट इज 2 मंथ वेजेस। अब उस वेजेस में क्या काउंट करोगे? क्वेश्चन इज साइलेंट, बेसिक सैलरी एंड टीए। तो अगर बोनस एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ वगैरह के लिए आपको कोई कंफ्यूजन है कि क्या बेसिस बनाना है, तो वो बेसिस आपको बता दो। ओके है ये चीज? नाउ क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन आइटम्स तो यहाँ पर बहुत ज्यादा थी, एक्चुअल क्वेश्चन में इतनी आइटम्स होती भी नहीं है। आपका क्वेश्चन बेटा एप्लीकेबल रहेगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं क्वेश्चन। A worker is paid 10,000 per month and a DA of 2,000 per month. Worker contribution to PF is 10% and employer also contributes the same amount as the employee. ESI corporation premium is 6.5% of wages, of which 1.75% is paid by employee. And it is the firm's practice to pay 2 month wages as bonus each year. Number of working days in a year are 300 of 8 hours each. And out of these, the worker is entitled to 15 days leave on full pay. Calculate wage rate per hour for costing purposes. देखिए रिक्वायरमेंट तो वही है, इफेक्टिव अर्ली वेज रेट वही निकालना है। अब इफेक्टिव अर्ली वेज रेट के लिए मुझे बताओ डिनोमिनेटर, पहले डिनोमिनेटर फिगर आउट करते हैं। डिनोमिनेटर का नाम क्या था? इफेक्टिव लेबर आवर्स। इन दिस क्वेश्चन हाउ विल यू डिटरमिन इफेक्टिव लेबर आवर्स? इंफॉर्मेशन ढूंढो क्वेश्चन में जी। 300 दिन वर्किंग है इंटू 8 तो है, बट इस 300 में से
वर्कर इज एंटाइटल्ड, एंटाइटल मतलब उसको अलाउड है, राइट है, उसका हक है, अधिकार है 15 दिन की छुट्टी लेना ऑन फुल पे। तो आइडल टाइम नहीं हो गया ये, वो टाइम जिसकी पेमेंट तो जा रही है, वर्कर ने काम नहीं करना। तो मेरे लिए इफेक्टिव लेबर आवर्स क्या हो गए, ध्यान से देखिए, आवर्स ही निकालने बेटा, क्योंकि वेज रेट पर आवर क्वेश्चन ने पूछा है। ये बताना कितना आ रहा है, 2280, 2280 आवर्स आ गया जी 2280। आपने मुझे ये बताना है ये 2280 किस ड्यूरेशन को पर्टेन करता है, डेली, मंथली, वीकली, क्वार्टरली, एनुअल, ये किस ड्यूरेशन के आवर्स हैं, एनुअल, पूरे साल के हैं। तो लिखो फॉर द ईयर। क्यों ये लिखना बेटा, मेरा अगर डिनोमिनेटर एनुअल है तो न्यूमरेटर में आने वाले खर्चे भी एनुअल होने चाहिए। तो अब आप अपने पास स्टेटमेंट बनाओ, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव वेज रेट पर आवर, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव वेज रेट पर आवर। अब जितना भी आपको कॉस्ट टू कंपनी दिखता जा रहा है ना, लगाते चलो बट ऑन एनुअल बेसिस, क्योंकि डिनोमिनेटर एनुअल है तो खर्चे भी सारे एनुअली बनाओगे। हाँ जी, एक तो बेसिक सैलरी 10,000 पर मंथ है, 120. 120। फिर डियरनेस अलाउंस 24। इन दोनों को ऐड कर लो एक बार के लिए। Total 18600. नहीं, अभी बता देते हैं। आ गया जी 144। अगला सेंटेंस पढ़े, वर्कर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ इज 10%। मेरे को वर्कर कंट्रीब्यूशन से क्या लेना, ये तो कॉस्ट टू कंपनी की बात है। बट इसी सेंटेंस में आगे एंड एम्प्लॉयर ऑल्सो कंट्रीब्यूट द सेम। नाउ एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन मैटर करती है, वो है कॉस्ट टू कंपनी का हिस्सा। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ प्रोविडेंट फंड, हाँ जी, क्वेश्चन ने बोल दिया 10%। अब सवाल आया 10% किसका, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, बेसिक सैलरी एंड डीआई यानी कि 144 का। तो ये कितना आ गया 14,400। क्लियर। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज अ कॉस्ट टू कंपनी, एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये खर्चा है। नेक्स्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन प्रीमियम इज 6.5%, ऑफ विच 1.75 इज पेड बाय एम्प्लॉय। 6.5 में 1.75 तो वर्कर डाल रहा है, 4.75. बाकी का एम्प्लॉयर डाल रहा है। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू ईएसआई, हाँ जी, परसेंटेज किसकी, 1,44,000 की बेसिक सैलरी प्लस डी है। परसेंटेज कितनी, 6.5 माइनस 1.75, ये अमाउंट कितनी आ रही है बेटा, 6840। नहीं बेटा, 684. परसेंटेज है ना। और लास्ट में है हमारे पास बोनस। बोनस कितना मेंशन्ड है, 2 मंथ्स वेजेस एज बोनस। तो अब अगेन बोनस को लेकर भी, वेजेस को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है, तो बेसिक पे 10,000 प्लस डीए 2,000। बोनस को लेकर भी सेम बेसिस है, बेसिक प्लस डीए। ये पर मंथ था तो इंटू 2 मंथ्स, या पैसे बोल दो 1,44,000 पूरे साल का है, तो 2 मंथ्स का कितना है, 1,44,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2 भी कर सकते हो, बात तो वही है, 24,000। कोई और कॉस्ट टू कंपनी है क्वेश्चन में, नहीं। ये है जी आपके पास टोटल नॉर्मल टाइम वेजेस, ग्रॉस नॉर्मल टाइम वेजेस, हाँ जी, 1,89,240 डिवाइडेड बाय इफेक्टिव लेबर आवर्स 2280। आपके पास इफेक्टिव वेज रेट पर आवर आ गया।
इफेक्टिव वेज रेट पर आर आ गया कितना? 83। हाँ जी बताएं, कोई परेशानी इन दिस क्वेश्चन? हाँ जी। नहीं नहीं, ऑफ विच मतलब 6.5 में से 1.75। 6.5 दे दिया, ऑफ 6.5 1.75, ये ऑफ विच का ये मतलब है कि यहां पर इस वर्ड से मतलब है 6.5 में से 1.75 इज पेड बाय एम्प्लॉय। ठीक है, एंड अगेन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, परसेंटेज किसका? बेसिक सैलरी प्लस डीए का, वो एक नोट लिखा हुआ था पहले से। हाँ जी, मैं दोबारा से रिमाइंड करवाऊंगी, इस इफेक्टिव वेज रेट पर आर का क्या मतलब है। ये पहले से एडवांस में निकाले जाने वाला रेट है। अब कंपनी को पहले से ही पता है जहां जहां वर्कर काम करेगा वहां पर 83 पर आर के हिसाब से एम्प्लॉय कॉस्ट बुक कर सकते हैं। वहां की कॉस्ट शीट में हम 83 पर आर डाल सकते हैं। लेट अस से वही एग्जांपल में फर्नीचर मैन्युफैक्चरर वाली बात करते हैं। तो अगर फर्नीचर मैन्युफैक्चरर को पता है कि वर्कर का इफेक्टिव वेज रेट 83 है, तो पहले से ही पता है कि अच्छा सामने से कस्टमर आ रहा है, वो ऐसी चीज मांग रहा है जिसके लिए 20 घंटे लगने हैं, तो पहले से कस्टमर को कोट कर सकते हैं कि देखो आपके काम में इतनी लेबर कॉस्ट लगा। ठीक है, वही वर्कर ने किसी और काम में 15 घंटे लगाने, तो वहां पर 15 घंटों के हिसाब से पेमेंट कर दोगे। बट पर आर एक इफेक्टिव वेज रेट निकाल कर रखना विल बी दी स्टेप 1। जब ये हो जाएगा तभी हमारे पास अलग अलग काम की कॉस्ट शीट में वैल्यू जा पाएगी। रादर जब मैंने आपको बिल्कुल पहली क्लास में लेबर चैप्टर स्टार्ट करवाया था, मैंने आपको क्या बोला था? बेटा लेबर चैप्टर को पढ़ने का दो ऑब्जेक्टिव है। पहला एक ये कि कॉस्ट शीट में वैल्यू जाती है तो कैसे जाती है, और दूसरा कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन कैसे कर सकते हैं। याद आ रहा है ये? तो यह ऐसे ही तो कॉस्ट शीट में वैल्यू जाती है। ठीक है, डन है जी? ओके, नाउ आपने क्या करना है, यहां पर ना स्पेस छोड़ दो एक सेवा भाव की, बट वो सेवा भाव होगा जी कल। ठीक है, जगह छोड़ेंगे जरूर। और अभी जितना भी टाइम रहता है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 1, एक क्वेश्चन अभी कर लो, एक घर पे कर लेना। छोटे छोटे क्वेश्चन है दो। जगह छोड़ के, सेवा के लिए जगह छोड़ दो, लगभग एक पेज छोड़ दो यार, क्या फर्क पड़ रहा है? एक पेज छोड़। इसी क्वेश्चन नंबर 5 की एक सेवा करवानी है, वो किसी और टॉपिक की है, वो कल करवाऊंगी। अभी के लिए इफेक्टिव वेज रेट पर आर के लिए क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 1, पहले क्वेश्चन नंबर 6 अभी शुरू कर दो, 2-3 लाइनों का ही क्वेश्चन है। हाँ जी, फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होते हैं? पर्क्स। पर्क्स का ही, परक्विजिट्स का ही दूसरा नाम है फ्रिंज बेनिफिट्स, ये भी कॉस्ट टू कंपनी है। सर्टिफाइड पर आ मैं देख लेती हूँ, फर्स्ट भी कर लो रणवीर, होमवर्क नहीं करना पड़ेगा। बच्चे ध्यान से सुनिए, इन कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट होमवर्क सॉल्यूशन विल बी अवेलेबल इन दी बुक इटसेल्फ एट द एंड ऑफ द चैप्टर। क्या यह बात आपको पहले से पता थी? किसी किसी ने किताब खोल के पहले से देखी हुई है तो उनको पता होगा। कॉस्ट अकाउंटिंग में हर चैप्टर के बाद उसका होमवर्क सॉल्यूशन है, आप ये सामने देख लो, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन आप ही की किताब में अवेलेबल है। ठीक है, सो दैट अगले दिन आकर किसी की कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, किसी का कुछ हो रहा है, उसको लेकर लड़ाइयां नहीं होती, घर पर खुद ही सोल्यूशन वेरीफाई करना है। बट इसका ये मतलब नहीं है सोल्यूशन है तो सही छपा छपाया करें क्यों क्वेश्चन। वो आलस नहीं करना प्लीज, आप सीए स्टूडेंट हो, आलसी बनना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। कर लीजिए कंप्लीट आंसर। आपने मुझे जो 75 बताया वो क्वेश्चन नंबर 6 का बताया था ना? हाँ, आपके सामने है सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन नंबर 6 कर लो और होमवर्क में 1 ले जाओ। 6 दिए राजी, चलो डन। डन है जी? पहले का क्या है?
बुक में है देखो। 08.6. ठीक है जी, ऑल राइट, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। तन्वी, सो क्वेश्चन 1, अच्छा अरे तन्वी गिव मी अ रिमाइंडर बेटा, मैंने आपके साथ पीडीएफ भी शेयर आई थिंक सो करनी है। कॉर्पोरेट्स में मिल जाएगा मे बी, पर मैं बताऊं सीजन के टाइम पे देयर वाज नो सैटरडे संडे। हाँ जी, हो गया, ऑल राइट।